ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी किया था, पहले तो हम लोग एक नॉर्मल अपना स्केलेटन एलिमेंट बना लेते हैं। स्ट्रीम दिख रही है तुम लोगों को? हेलो गाइस, स्ट्रीम दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम लोग एक अपना नॉर्मल सा टेम्पलेट बना लिया है। अब इसमें हम लोग लेते हैं अपने फाइल्स को। ओके, लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो थे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज थे, ओवरऑल सिंपल सा टेक्स्ट ओवरफ्लो, बॉन्ड्स, ये सब। तो ज़्यादातर जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तुम लोग जब साइट बनाते हो, ओवरऑल कस्टमाइजेशन के लिए, ओवरऑल ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए, जब तुम लोग डिज़ाइन करते हो, कोई डिसाइड करते हो, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो थी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट ओवरफ्लो, बॉन्ड्स, लिंक्स जो हम लोग CSS में यूज़ करते हैं अगर बैकग्राउंड वगैरह के लिए URL प्रोवाइड करना होता है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जेड इंडेक्स क्या होता है? जेड इंडेक्स जैसे कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं अपने डिस्प्ले में, तो उसकी ऑर्डर को जेड इंडेक्स बोलते हैं, और जितना ज़्यादा नंबर होता है उतनी ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी होती है। फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी हम लोगों ने, जैसे इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स, एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तुम लोग यूज़ करना स्टार्ट करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने साइट्स जो बनाओगे, तब तुम लोग रियलाइज़ करोगे कि हर एक प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक यूज़ केस है जो तुम्हारे किसी एक पर्पज़ को फुलफिल करता है। इसके लिए तुम्हें अलग से बहुत ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम लोग याद रखोगे और यूज़ करते रहोगे तो बहुत ही आराम से तुम लोग एक बहुत ही अच्छी साइट बना सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ये काफ़ी सिंपल होता है। फिर तुम लोगों ने पोजीशन के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग पोजीशन देते हैं, रिलेटिव क्या होता है, फिक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। और फिर तुम लोगों ने ओपेसिटी पढ़ा होगा, स्यूडो क्लासेस पढ़े होंगे और एलिमेंट्स पढ़े होंगे। ओवरऑल पूरा सेशन, ये सबसे मेरे हिसाब से ये CSS के सबसे मोस्ट यूज प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम लोग आगे सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। फिर इसके बाद जो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन बेस्ड होती है कि तुम लोग अपने उसको दिखाना कैसा चाहते हो, ओवरऑल फील कैसे चाहते हो। तुम इन प्रॉपर्टीज़ के बगैर भी काम कर सकते हो, पर डेफिनेटली अगर इनको यूज़ करोगे तो तुम्हारा कोड एक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा लिखना, और जो कोड की क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी टाइप का कोड होता है, क्लीन कोड होता है, वो इससे तुम अचीव कर सकते हो। तो कोई डाउट है तुम लोगों को लास्ट सेशन से? कुछ भी, मतलब कैसा भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो लास्ट सेशन, उससे पहले के सेशन, कुछ भी। सर वो लास्ट टू लास्ट सेशन में शिवांशु सर ने काउंटर रीसेट के बारे में बताया था, तो वो समझ में नहीं आया। काउंटर रीसेट? यस सर, यस सर। दो सेशंस पहले ना काउंटर रीसेट वाली चीज़, हमारे टैग्स पे काउंट आ रहे थे उनके। यस सर। हाँ, तुमने उसका यूट्यूब वीडियो देखा था क्या फिर से? हाँ सर, मैंने देखा था। तो एक काम करेंगे, उसमें थोड़ा सा शायद लंबा भी खिंच जाए। बेसिकली उसमें था क्या कि जैसे मान लो कुछ हेडिंग्स आती हैं, तो तुम चाहते हो कि पहले वाली हेडिंग पे लिखा आ रहा हो कि ये लाइक फर्स्ट है, देन सेकंड है, देन थर्ड है। तो वो वाली चीज़ करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हमारे पास इसमें कोई ना कोई लॉजिक हो, है ना, जिससे कि हमें पता चल रहा हो कि अच्छा ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, देन मेरे पास सेकंड हेडिंग आएगी, देन थर्ड आएगी। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते थे, बट एक और तरीका था जो कि CSS यूज़ करके था, वो शिवांशु ने सिखाया था। तो एक बार क्लास के एंड में हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, अभी करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, बट मेन चीज़ वही थी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। कल के सेशन का जो भी था, तुम लोगों ने ट्राई किया क्या जाके? यस सर। कोई इश्यूज नहीं आए? नो सर। ठीक है, फिर आज आई कैन सी ओनली 73 अटेंडीज, बट ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है तुम्हारे लिए। इस सेशन के एंड में हम एक कहूत क्विज करवाएंगे, ठीक है, एंड उस क्विज में करंट सेशन को इंक्लूड करते हुए इसके पिछले जितने भी सेशंस हैं उसके ऊपर MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड देन
उसके बेसिस पे ऑब्वियसली एक लीडर बोर्ड बनेगा एंड जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे वहाँ के लीडर बोर्ड के, उनको गिफ्ट्स मिलेंगे या प्राइजेस बोल लो, जिसमें कि तुम्हें एक टी शर्ट मिलेगी और एक बैज मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से सेशन अटेंड करना, कुछ भी डाउट्स हो तो वो भी ले लेंगे एंड देन उसके बाद में वो क्विज करेंगे, ठीक है। यस सर। सर आज के सेशन के भी क्वेश्चंस होंगे। हाँ, आज के सेशन के भी क्वेश्चंस होंगे तो ध्यान देना। बाकी तुम्हें कुछ भी डाउट्स होंगे तो पहले वो डाउट्स ले लेंगे एंड देन क्विज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ओके। तो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम दिख रही हो तो बताना, मतलब अगर क्लियर हो, किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार इन्फॉर्म कर देना। यस सर, इट इज विजिबल। तो आज का लास्ट सीएसएस के ऊपर, कैस्केडिंग स्टाइल सीरीज के ऊपर हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो कि मीडिया क्वेरी, सीएसएस ग्रेड्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स और कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज़ जो आपके ओवरऑल टास्क को थोड़ा सा इजी कर सकता है। आपको बाहर जाके कहीं काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इमेज प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, सीएसएस फॉर्म्स एंड बटन्स, उनको कैसे स्टाइलाइज करते हैं और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना सिखाएंगे। फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मतलब मेरा पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है सीएसएस एनिमेशन। ये ओवरऑल साइट का फील, जो भी आप इन टॉपिक से ओवरऑल साइट का फील है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा और हर पेज पे हर जगह आपको साइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएसएस ग्रेड से। तो सीएसएस ग्रेड से किसी को कोई अंदाज़ा हो रहा है क्या होता होगा एक्चुअल में? So we divide the web page into parts to make it more structured. काइंड ऑफ करेक्ट है, मतलब हम लोग वेब पेज को डिवाइड नहीं करते हैं। हम लोग एक कोई डिव बना लेते हैं, कोई भी अपना एक सेक्शन बना लेते हैं पेज में, फिर उसको हम लोग एक ग्रिड टेम्पलेट देते हैं। ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड कंटेनर सीएसएस में एक इनबिल्ट क्लास टाइप होता है, जिसमें हम लोग एक फिक्स स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक डायमेंशन वाइज ग्रिड बना सकते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा इनपुट करेंगे, एन नंबर ऑफ डेटा इनपुट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसमें फिट होता चला जाएगा। तो अगर आपको कोई टेबल बनानी है जिसमें डेटा बाहर से आ रहा है, कहीं और से लोड हो रहा है, आपको पता नहीं कितना आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तब आप करोगे कि एक CSS ग्रिड कंटेनर आपकी क्लास बनाओगे और उसको इनपुट करते चले जाओगे, वो ऑटोमेटिकली उसमें फिल होता चला जाएगा। टेबल्स बनानी है आपको, साइड पे कोई चार्ट, मतलब किसी टाइप का डेटा डिस्प्ले करना है, तो यूजुअली हम लोग उसके लिए ग्रिड्स यूज़ करते हैं, और ग्रिड्स बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल होते हैं, तो आप हर यूज़ केस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। हम लोग देख लेते हैं ग्रिड कैसे बनती है और मतलब कितना टाइम लगता है। हम लोग अपना एक क्लास बना लेते हैं। मैंने भी, तुम लोगों ने देखा होगा, डॉट लगा के ग्रिड कंटेनर का नाम लिखते हैं क्लास का, उसे एम एब्रीविएशन होता है। टैब लगाओ, काम खत्म। सिंपल सा होता है। अगर ऐसी छोटे मोटे शॉर्टकट्स होते हैं वेस्ट कोड में, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देते हैं काम। तो अभी हम लोगों ने एक डिप बना ली है जो कि ग्रिड कंटेनर नाम से। अब ग्रिड कंटेनर पे मैं जाऊँगा और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल दूँगा। शिफ्ट इस ये होता है, जो भी लाइन में कंटेंट होता है ना, उसको कॉपी करने के लिए ऑल शिफ्ट दबाओ, और को कितने चाहिए होंगे? मेरे को टोटल 8 चाहिए होंगे, और अभी हम लोगों ने टोटल 5 कॉपी कर रखे हैं, 6 7। मैं यहाँ पे जाके आराम से वैल्यू एडिट कर सकता हूँ। सर यस। कॉपी कैसे की है बता दीजिए। देखो, सिंपल सा होता है, अपने ऑल्ट की दबाओ, उसके साथ शिफ्ट की दबाओ और एरो कीज दबा दो, जो सी भी अच्छी लगे। जैसे यूजुअली हम लोग यूज़ करेंगे डाउन वाली, क्योंकि डाउन पे कॉपी कर रहे हैं। पर कॉपी आप करने के लिए आप पेज, आप देख सकते हो जो आप एरो की है या डाउन एरो की है, उसको आराम से यूज़ करके कॉपी कर सकते हो। जैसे अगर इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं दबाऊंगा ऑल्ट शिफ्ट। एक बार अपनी आप स्क्रीन पे ट्राई कर सकते हो, मतलब जो आपकी मशीन से उस पर एक बार ट्राई करो, काफ़ी ईजी। ओके सर। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक CSS ग्रिड बना लिया। मैं CSS ग्रिड के बाद ये पूरा टेम्पलेट होता है कि हम लोग कौन सा आइटम डालना चाहते हैं, उसमें क्या क्या डालना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग डेटा डाल देते हैं, किस टाइप का डेटा चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें नॉर्मल सा डेटा डाल देते हैं।
प्रीवियस के ग्रिड के अंदर के एलिमेंट्स रेडी होते हैं। अब हम लोग ग्रिड कंटेनर को डिफाइन करते हैं। ग्रिड ओवरऑल ग्रिड कंटेनर हमारा मेन डिव हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये 8 एलिमेंट बांधना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कंटेनर नाम की क्लास बनाएंगे, डालना स्टार्ट कर देंगे। जो भी अनम्यूट है प्लीज अपने आपको म्यूट करो। तो हम लोगों ने ग्रिड कंटेनर में एक ग्रिड बना ली, इसमें हम लोगों ने डिस्प्ले प्रॉपर्टी दी हुई है, डिस्प्ले ग्रिड। ये डिस्प्ले ग्रिड का जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फ्लेक्स, लाइन, ये सब एक टाइप का लेआउट होता है। उसी तरीके से एक ग्रिड होती है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है उसके अंदर। अब हम लोग उसके अंदर डिफाइन करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। करके रखती है ग्रिड में कैसे फाइल जाएगी, कैसे जाएगा डेटा, वो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बताता है कि हमें इस कॉलम की लेंथ कितनी चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। तो सपोज मेरे को यहाँ पे 30 पिक्सल्स के कॉलम्स चाहिए, तो मैंने 4 कॉलम्स डाल दिए। अभी 30 पिक्सल्स की होगा क्या, जब मैं इस पूरा को कंप्लीट करूँगा तो जो कॉलम्स बनेंगे ग्रिड ऑन स्क्रीन जो आएगी, उसमें 30 पिक्सल्स के 4 कॉलम होंगे। इसमें एक काफ़ी स्पेशल यूज़ होती है मेरे हिसाब से। मैं काफ़ी ऑटो, इसमें क्या करता है, आपकी जो मेन स्क्रीन की विड्थ है, जो 100% विड्थ है, उसको जितने भी ऑटो आते हैं, इसमें जितने भी कॉलम्स होते हैं, उस हिसाब से इक्वली डिवाइड कर देता है। तो ग्रिड ऑटो में मैंने अगर 4 ऑटो डाले हैं, तो यहाँ पे 25% के 4 छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो अभी हम लोग ऑटो के साथ कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे ग्रिड गैप। ग्रिड गैप क्या होता है, जो आपने कोई टेबल ड्रॉ किया हुआ है, आपके पास एक स्केल है, आपने एक टेबल ड्रॉ किया, उसमें आपने एक कॉलम ये बनाया, एक कॉलम ये बनाया, एक कॉलम ये बनाया, और उसके बीच में जो गैप आ रहा है इन टेबल्स के बीच में, वो होता है ग्रिड गैप। जो आपने सपोज सर ये लाइन, हेलो, यस, सर आपकी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, शायद नेटवर्क का इशू होगा, मैं एक बार चेक कर लेता बाकी लोगों के लिए भी वॉइस फ्लक्चुएशन हो रही है क्या? एक बार कंफर्म कर सर लो। यस सर, कई बार ब्रेक हो रही है सर। यस Yes, सर। sir. 2 बार हुई है। क्लियर नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कहाँ पे फ्लक्चुएट है एक बार बता दो, तो मैं वो पूरा पार्ट रिपीट कर देता हूँ। So when you were explaining the auto function at that time. ग्रिड पूरा ठीक है, तो मैं ग्रिड वाला पूरा एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो ग्रिड कंटेनर हम लोगों ने एक नॉर्मल सी क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है ग्रिड कंटेनर। ग्रिड कंटेनर क्या है, एक रैंडम क्लास है, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने ग्रिड कंटेनर इसलिए दिया ताकि आपको क्लास में मोटे समझ में आए। फिर हम लोग जाते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ग्रिड नाम का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जिसमें हम लोग टेबल्स डिफाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्पेशल टेबल्स डिफाइन कर सकते हैं जो डेटा ऑटोमेटिकली अपने अंदर फिल कर लेते हैं और हमको क्या है, और सर फिर हमको, से हो रही है। ओके, सर आपकी वॉइस आई नहीं है। Please be a bit louder, sir. ठीक है। तो अभी क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो मैं ये बता रहा था कि हम लोगों ने ग्रिड कंटेनर नाम का क्लास बनाया है पूरा, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर क्लास के मोटिव के लिए मैंने ग्रिड कंटेनर नाम से एक क्लास बना दी। अब उस क्लास के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसका नाम होता है डिस्प्ले, जिसके अंदर हम लोग एक ग्रिड नाम का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है वो देते हैं। अब ग्रिड स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये उन फ्यू प्रॉपर्टीज़ में से है जिसमें आपको एक्चुअल डेटा डिफाइन नहीं करना पड़ता कि आपको कैसे डेटा डालना है। ये ऑटोमेटिकली जो जगह होती है वहाँ पे डेटा फिल करता चला जाता है, और ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में फिल करता है। तो आप इसको अपने, अगर कोई रैंडम डेटा है जिसका आपको साइज़ नहीं पता है, कितना कंटेंट आ रहा है, कितना आने वाला है, उस हिसाब से आप इसको दे सकते हो। ये ग्रिड का सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ केस होगा अगर आपने कोई टेबल बनाई हुई है अपनी साइट के लिए, तो ये होती है डिस्प्ले ग्रिड। उसमें कैसे कॉलम जाएंगे, सपोज हम लोगों को चाहिए 30 पिक्सल्स के कॉलम चाहिए पूरे पूरे। ये कॉलम्स में मेरे को अगर 5 कॉलम्स चाहिए, तो मैं 30 पिक्सल को 5 बार प्रिंट कर दूंगा। 30 पिक्सल 5 बार प्रिंट करने से क्या होगा, 30 पिक्सल्स के 5 कॉलम ओवरऑल। यस, Sir, your voice amplitude is fluctuate again and again, and we cannot hear some words. Sir, it's not Problem is, fluctuating. sir, There's a noise in between. ओके and it ओके, gets a bit lower. Yes, sir, it's not fluctuating.
अभी काफ़ी क्लियर है या फिर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? सर नॉइस आ रही है बीच में, जैसे आप बोलने लग रहे हो ना, सो दैट नॉइस आल्सो इंक्रीजेस। शायद आपके अच्छा। माइक्रोफोन में इशू है थोड़ा सा, या फिर समथिंग। अभी? सर अब बेटर है, अब नहीं है, अब फिर आ गई। ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अभी क्लियर है क्या मतलब? हाँ सर, अभी क्लियर है। ये सब क्लियर है बिल्कुल। अम, ठीक है, तो फिर मैं इस वाले लेक्चर की मतलब फाइल से कंटिन्यू करता हूँ। तुम लोगों को कहाँ से नहीं समझ में आया था, एक बार मेरे को बता दो प्लीज। सर समझ आ गया पूरा, बट बीच में डिस्टरबेंस थी सर। ठीक है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। ठीक है। तो ग्रेड गैप मैंने जैसा कि बताया था, जो भी आपके सेल्स होने वाले हैं, आपके कॉलम होने वाले, उसके बीच में खाली की जो स्पेस होगी वो आपकी ग्रेड गैप होती है। और ये यूजुअली आप कम देते हो क्योंकि आप अपने सेल्स को ओवर पावर नहीं करना चाहते, पर ये आपकी चॉइस होती है कितना देना चाहते हो। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होता है आपका, जो आपकी टेबल बनने वाली है उसका कलर क्या होगा ओवरऑल, वो दिखेगा कैसा। तो यूजुअली हम लोग मतलब मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं ब्लैक के साथ जाऊँगा। आप लोग कुछ भी ले सकते हो। और ब्लैक खत्म। अब इसके बाद हम लोग पैडिंग डिफाइन करते हैं। पैडिंग होती है जो भी आपके सेल्स बनेंगे उन अंदर ग्रिड के, उसमें कोई भी इश्यू आए, मतलब कोई भी आपका अंदर से स्पेस देनी है जाकि आपके एलिमेंट्स किसी के साथ टच ना हो, किसी को ओवरलैप ना करें, उसके लिए हम लोग पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग में 5 पिक्सल दे दूंगा। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बॉर्डर रेडियस के साथ। बॉर्डर रेडियस बहुत ही रैंडम प्रॉपर्टी है, पर अच्छा लगता है देखने में, तो हम लोग डाल देते हैं। ये हो जाएगी 12 पिक्सल। तो ये हमारे ग्रिड के बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। हम लोगों ने ग्रिड डिफाइन कर दिया है, कैसी होने वाली है, कैसी दिखेगी। अब हम उसके आगे के एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग सिंपल से कॉम्बिनेटर यूज़ करने वाले हैं। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, अगर आपकी क्लास नहीं बनाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड एक कंटेनर बना दी, लेकिन फिर उसके अंदर मैंने अलग अलग क्लास बनाई है, तो मैं एक कॉम्बिनेटर यूज़ करता हूँ जिसमें मैंने ग्रिड कंटेनर लिखा। अब इसके आगे मैं लिख दूंगा चाइल्ड, और मैं इसके अंदर लिख दूंगा डिव। तो होता क्या है, जो भी ग्रिड वाले एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर के सारे डिव वाले एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से आपका काफ़ी काम ईज हो जाता है। जस्ट इन केस आप बहुत बड़ी डेटा के साथ डील कर रहे हो या फिर बहुत रैंडम डेटा के साथ डील कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो कि जितनी भी डिव एलिमेंट्स हैं मुझे उस पर ये प्रॉपर्टी चाहिए। मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक लिख दिया ये। अब मैं कोई भी प्रॉपर्टी डालूंगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर वाइट, ये रैंडम है, इसकी ज़रूरत नहीं होती आप लोगों को। फिर टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये आपके ओवरऑल देखने के लिए अच्छा होना चाहिए। आप लोग हमेशा ट्राई करो जब भी कोड लिखो कि जैसा आप देखना चाहते हो, जैसा आप विजुअलाइज करते हो उसको, बिल्कुल उसके जैसा कोड लिखते जाओ। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग 1 पिक्सल दे दी है। जो भी अभी अंदर टेक्स्ट आएगा डिव के अंदर, वो खुद की भी पैडिंग लेके आएगा ताकि वो अंदर के सेल्स के साथ ओवरलैप ना करे। तो ये हम लोगों ने इसके लिए पैडिंग दे दी। अब हम लोग इसमें ऊपर वाली पैडिंग के लिए हम लोग ऐसे दे सकते हैं। पैडिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, 8 पिक्सल्स। तो सपोज ये आपका बॉक्स है, तो इस बॉक्स में एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो आप इसको देख सकते हो, इस हिसाब से आप इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने 8 पिक्सल दिया। अब मैं राइट लेफ्ट में चाहता हूँ कि 0 रहे, 0 डाल दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि नीचे 8 पिक्सल, और फिर मैं लेफ्ट में चाहता हूँ 0। तो आपको ये पैडिंग रेडी होगी। इसे आपको हर किसी को अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि पैडिंग लेफ्ट दो, फिर पैडिंग राइट दो, फिर पैडिंग बॉटम दो, टॉप दो। तो ये आपका ग्रिड कंटेनर रेडी हो जाएगा। ओवरऑल ग्रिड कंटेनर रेडी है। अब हम इसको लाइव सर्वर पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ग्रिड कंटेनर में मैंने 30 पिक्सल्स की साइज दी थी। 30 पिक्सल पे 1 2 3 4 5 8 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ जाए। मैंने बहुत सारे 8 कॉपी कर दिया, तो अब देखो ये रिपीट होता चला जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको ऑटो के बारे में बता रहा था, ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि आपको देखना है कितनी भी विड्थ हो मेरे डिप की, मैं उसमें
4 कॉलम्स चाहता हूँ, तो मैंने इसमें ऑटो डिफाइन किया और 4 कॉलम बन गए। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ के साथ अब जैसे कि आप चाहते हो मेरे आइटम 1 रेड कलर का हो, तो नीचे जाओ, आइटम 1 को जैसी प्रॉपर्टीज देना चाहते हो आप दे दो। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर ये सिर्फ इसमें 4 ही कॉलम्स क्यों बने? लाइक इन दिस ग्रिड हम लोगों ने डिफाइन तो ये कहीं पे किया ही नहीं कि एक रो में 4 ही कॉलम्स आएंगे। नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली में जो ऑटो लिखा है ना 4 बार, जितनी बार रिपीट होगा उतने कॉलम्स बन जाएंगे। जैसे मैं अभी लास्ट में एक 30 पिक्सल लिख दूंगा, तो देखो एक लास्ट का 30 पिक्सल का कॉलम बन गया, बाकी 4 ऑटो बन गए। ओके सर। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी होती है, आप इसको मतलब जितना चाहो यूज कर सकते हो। ऑटो से सीन क्या होता है, आपके पास सपोज 5 फाइल की डेटा आ रही है और आपको नहीं पता उसको डिस्प्ले कैसे करना है या कितना आ रहा है, तो आपने बस यहाँ पे एक ग्रिड लगा दिया, उसमें ये एलिमेंट लगा दिए और ये पास कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाएगा। और इसी वजह से आपको अलग अलग डेटा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, हर बार उसको पास नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी सिंपल सा काम हो जाता है। यही ओवरऑल ग्रिड होता है। और इसको अलग तरीके से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा जो आइटम 1 है वो, ओके इसमें नाम गलत हो गया, आइटम 1 मैं चाहता हूँ आइटम 1 को हम लोग दे देंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, तो हम लोग पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी विड्थ क्या होगी, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा रो वाइज में। ग्रिड रो स्टार्ट, और इसमें मैंने डाल दिया कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ग्रिड रो एंड, गुड, ओके ग्रिड रो एंड, और ये खत्म होगा 4 पे। तो आप देख सकते हो कि ये इसने टोटल 4 का ऊपर वाला एक कॉलम लिया है और ये नीचे तक 4 तक चला गया। ये ऐसे आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसको आइटम 1 दे दूंगा और ये भी अलग तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई डाउट है? ये मतलब इतना ही सही ग्रेड का टॉपिक था और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। सर ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड एक बार फिर से बताना। सर वो 6 सबसे पहले क्यों आ गया? 1 के बाद क्यों आ गया नेक्स्ट सबसे से? क्योंकि ग्रिड ये करता है आपको जो भी साइज के हिसाब से पूरा सॉर्ट करने का ट्राई करता है, ठीक है। ओके। तो अभी आपको ग्रिड दिखनी कैसी चाहिए, एकदम क्लीन दिखनी चाहिए। तो 1 6 जो आपके एलिमेंट्स है वो सबसे आगे आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और ग्रिड रो स्टार्ट और 1 एंड ये होता है, मैंने ग्रिड रो पे स्टार्ट किया 1 से, तो ये ग्रिड की जो पहली रो है यहाँ से स्टार्ट होगा और जो नीचे वाला फोर्थ वाला है वहां तक जाएगा। मैं अगर यहाँ पे ग्रिड कॉलम लिख दूंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और इसको मैं लिख दूंगा 3, तो ये थर्ड वाले से स्टार्ट होगा और ग्रिड कॉलम एंड ये खत्म होगा हमारे 65। अगर 65 ज्यादा है तो वहां पे जाएगा नहीं है। ये आपको देखो पूरा एलिमेंट डिस्टॉर्ट हो गया और सब अलग हो गया। तो ग्रिड का ओवरऑल इतना ही यूज होता है कि आपको कोई टेबल पास करनी है और आपको डेटा नहीं पता है कितना जा रहा है, तो आप ग्रिड लगा दो और अपना डेटा उससे पास कर दो। किसी को और कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो हाँ हाँ सर ग्रिड कंटेनर चाइल्ड डिव में आपने जो पैडिंग दी वो तो समझ आ गया कि वो टेक्स्ट को पैड कर दिया। सर सिर्फ जो ग्रिड कंटेनर में पैडिंग दी है उसका क्या मतलब, वो जो 5 पिक्सेल्स दिए उससे क्या हुआ सर? ग्रिड जो आपकी 5 पिक्सल दिख रही है ना, जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से 5 पिक्सल दूर रहेंगे। वो कभी भी जैसे आप टच नहीं कर सकते उनको। मैं अगर इसका साइज छोटा करूँ, देखो वो 5 पिक्सल ही रहेगा। यस तो वैसे आपको ये पता है ना डेव टूल्स कैसे यूज करते हैं? हेलो, यस सर, इंस्पेक्ट वगैरह यस सर करना। पता है सर। तो डेव टूल से हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मीडिया क्वेरीज,
मीडिया क्वेरीज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज टॉपिक है, क्योंकि हम लोग कभी साइट बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए बनाते कि सिर्फ डेस्कटॉप वालों के लिए बनाया है या फिर सिर्फ मोबाइल वालों के लिए बनाया है। हम लोग को दोनों का साथ में बनाना पड़ता है। तब हम लोग यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज ओवरऑल सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ओवरऑल CSS प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, जो भी आपके स्क्रीन साइज है। तो सपोज मैं एक टीवी पे अपना स्क्रीन चला रहा हूँ, एक 80 इंच की टीवी है, 4K, मतलब बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। तो उसमें मेरे को चाहता हूँ कि मेरा सारा कंटेंट एकदम सेंटर में है, तो मैं मीडिया क्वेरी लगाता हूँ और उसको बता देता हूँ कि सारा सेंटर, सारा कंटेंट है, सब अलाउ कर दो। और वहीं पे चाहता हूँ मेरा फोन है, उसमें सब कुछ लेफ्ट अलाइंड है, मैं चाहता हूँ उसमें मैंने उसका विड्थ साइज डाला और सब कुछ लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। तो मीडिया क्वेरी ओवरऑल क्या करता है, आपकी जो भी CSS प्रॉपर्टीज होता है ना, उनको ओवरराइड कर देता है उस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज में। हम लोग मीडिया क्वेरी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले का फालतू कोड एक बनाता हूँ मीडिया क्वेरी नाम से। मीडिया क्वेरी रेडी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको मीडिया क्वेरी को डिफाइन करता हूँ, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बेसिक स्टाइलिंग। तो उसका विड्थ होना चाहिए 150 पिक्सल्स और ये ज़्यादा हो गया। इसके बाद हम लोग हाइट डाल देंगे 150 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको दे देंगे एक्वा। अब हम लोग देखते हैं हमारे सर्वर पे कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है अभी। हम लोग ऐसे चाहते तो नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि फ़ोन पे इसका कलर रेड हो जाए या फिर ब्लैक हो जाए। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग देखेंगे, इसके बाहर आ जाएंगे जो हमारा मीडिया क्वेरी वाली क्लास है, और इसके नीचे आके हम लोग लिखते हैं @ मीडिया क्वेरी, और उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं एंड। उसके बाद हम लोग डाल देंगे मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ से आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर आपकी स्क्रीन साइज मैक्सिमम इतनी हो जाए तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो, और मिन विड्थ होता है कि अगर हमारी मिनिमम इतनी हो, इससे ज़्यादा कितनी भी स्क्रीन साइज है तो इसमें ये फॉलो हो। तो मैं जैसे डाल देता हूँ मैक्स विड्थ 992, क्योंकि जनरली सारे टैबलेट्स का साइज होता है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फिर से मीडिया क्वेरी बनाया और उसमें मैंने डाल दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। कंट्रोल शिफ्ट आए और देखो आपका स्क्रीन साइज मैं यहाँ पे डालता हूँ 993 पे इतना है और 992 पे ब्लैक हो जाता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा यूज केसेस होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे कार्ड्स हैं जिसकी विड्थ 400 पिक्सल्स है, तो वो आपके लैपटॉप पे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं वहीं पे नीचे जाता हूँ फ़ोन पे, और फ़ोन पे मेरे पे 400 पिक्सल्स की साइज नहीं है, तो मैं इस पे गया विड्थ और मैं इस पे अनाउंस कर दिया कि 40% दे दो। और जैसे ही मैं 992 के ऊपर गया, कलर चेंज हो गया और साइज 400 पिक्सल, और आप यहाँ पे देख रहे हो ये 40% ही रहेगा, हम हमेशा 40%। तो ये ओवरऑल आपका यूज केस होता है मीडिया क्वेरीज का, और इसको आप हर जो भी आपकी CSS प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो। किसी को कोई डाउट आ रहा है? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है, तो हाँ, हम लोगों ने पहले मीडिया क्वेरी नाम का एक डेमो बनाया जिसमें हम लोगों ने एक विड्थ अनाउंस कर दिया और कलर अनाउंस कर दिया। फिर हम लोग जाते हैं क्या उसमें हम लोग जाते हैं और लिख देते हैं कि मीडिया स्क्रीन मैक्स विद 992 पिक्सल्स। मैक्स विद क्या करता है, सपोज आपकी मेरी स्क्रीन 1080p की है, तो 1080p मैक्स विद नहीं है। मैक्स विद तब होगा जब मेरी मैक्सिमम स्क्रीन साइज 92 हो या उससे छोटा हो। अगर आप बेसिक मैथ्स में अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप लिखोगे 992 से, अगर जो मेरा स्क्रीन साइज है वो 992 से छोटा हो, जब इतना ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरी अंदर वाली जो प्रॉपर्टीज है, जो जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक अनाउंस किया था, वो यूज होगा हमेशा, हर बार। वहीं पे अगर मैं मिन विड्थ लिख दूंगा तो होगा क्या कि जो आपकी 992 से बड़ी स्क्रीन है ना, उस पे वाली सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, क्योंकि 992 मिन विड्थ है, मिनिमम विड्थ 992,
और मिनिमम विथ 992 से ऊपर जितनी भी स्क्रीन है उस पर हमें ब्लैक डिस्प्ले करना है। क्लियर हुआ? क्या डाउट? हेलो। यस। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। मीडिया क्वेरी ओवरऑल सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसीलिए क्योंकि आप लोग को इसको जब भी कोई साइट बनाओगे, अपना पोर्टफोलियो बनाया या फिर जो हम आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं आगे, उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे जाना है, कैसे यूज होगा। ओवरऑल ये पूरा मीडिया क्वेरी के साथ जस्ट इन केस आप चाहते हो कि मेरा फॉन्ट जो हमारा लैपटॉप साइज है उस पर 400 पिक्सल्स का पूरा एक 400 पिक्सल्स का एक बड़ा पोस्टर टेक्स्ट हो, लेकिन 4 पे ही आते ही वो नॉर्मल H1 टैग बन जाए जिसका साइज 20 पिक्सल्स हो जाए। हम लोग उसको डायरेक्ट मीडिया क्वेरी पे जाके इसमें लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी फॉन्ट साइज हो, वो 30 पिक्सल्स हो जाता है और ऊपर ये 100 हो जाए। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर कट कर इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिखेगा नहीं। तो अभी हमारा 1208 है और हम लोगों ने अभी यूज़ कर रखा है मिनट। तो 992 से जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी उस पर हमारा फॉन्ट साइज होगा जो भी हम लोगों ने डाला जाके 30 पिक्सल्स है, और जैसे ही हम लोग छोटे जाएंगे फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो ये ओवरऑल स्टाइलिंग के लिए होता है और आप जैसे भी चाहे अपने डिजाइन को चेंज करना चाहते हो वो मीडिया क्वेरी के साथ कर सकते हो। तो मीडिया क्वेरी का सिंपल सा पार्ट था। अब हम लोग आगे स्विच करते हैं जो कि होने वाला है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स तब यूज होते हैं जब आप लोगों को सर इनलाइन एक्सक्यूज मी सर। ओके सर अगर हम लोग को वो जो बैकग्राउंड कलर है उसको सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे बैकग्राउंड सर? कलर जो डिप थी। हाँ सर। ठीक है, तो फिर मैंने जैसे मीडिया क्वेरी नाम की डिप बनाई है, मैं यहाँ पे जाऊँगा। मार्जिन नाम की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसका बाकी एलिमेंट से कितना डिस्टेंस रहेगा, मैं वो दे दूंगा इसको ऑटो और इसको बंद कर देते हैं। तो देखोगे कि जो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई है। तो ये सेंटर हो गया। सर परसेंट में भी दे सकते हैं? परसेंट में दे सकते हैं, लेकिन सीन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर 50% या 40% दे दिया तो मेरे को देखने में सेंटर लग रहा है। अच्छा, मार्जिन लेफ्ट देना पड़ेगा आपको क्योंकि मैंने अभी जो मार्जिन दिया है ये चारों साइड पे अप्लाई होता है। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि किस साइड से कितनी जा रहा है, तो यहाँ से 40% की मार्जिन लगती है। पर मैंने जैसे इसको छोटा किया वो अभी भी 40% लग रही है और वो इक्वली होगी 50% की जो हमें मिडिल में चाहिए। काम पूरा कर देते हैं। तो ये सिंपल सा मार्जिन ऑटो वाला प्रॉपर्टी होता है। चाहे तो आप बाकी और प्रॉपर्टीज होती है जैसे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दे एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम मार्जिन इतना ज़्यादा दे दें, मतलब मार्जिन लेफ्ट राइट डिफाइन ना करें, सिर्फ मार्जिन दे और मार्जिन ज़्यादा दे, जैसे 5000 पिक्सल, तो स्क्रीन पे उतनी जगह तो है ही नहीं, तो सर वो क्या करेगा? उसको एक्चुअल में स्क्रीन से बाहर धकेल देगा, उसको अंदर नहीं रहने देगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें, मैं यहाँ पे दे दूँगा 5000 पिक्सल्स। मेरी स्क्रीन साइज है 1080p मतलब 1010 पिक्सल्स। तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे डेटा है जितना भी जा रहा है ना वो उसको वहाँ पे डाल देगा। मैं जाता हूँ इसको 50% पे कर देता हूँ। मेरी 50% में भी हम लोग 4K टच नहीं कर पाएंगे। इसको मैं सेट कर देता हूँ तो सही रहेगा। इसे मैं 2000 क्रॉस करूँगा तो आपको वो दिखने लगेगा कि उसने उसको इतना दूर पुश कर दिया है। राइट साइड पे आ जाता है। इसमें अभी नहीं हो रहा है शायद, लेकिन मार्जिन के साथ ये चीज़ होता है कि आपने अगर उसको अपनी स्क्रीन साइज से ज़्यादा मार्जिन दे दिया तो वो आपका कंटेनर छोड़ के बाहर चला जाएगा। आगे हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स तब यूज़ करते हैं जैसे आपने कोई फाइल लिखनी है, आपको कोई ऐसे ही CSS लिखी है जिसको आपको क्लास नहीं देनी, आप एक बार यूज़ करना चाहते हो और आप अपनी CSS फाइल को एकदम सिंपल रखना चाहते हो, या फिर एक पर्टिकुलर आपने प्रॉपर्टी दे रखी है एक एट्रीब्यूट को और आप चाहते हो कि इस प्रॉपर्टी को मैं हाईलाइट कर दूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी अलग से दिखे, पर मैं अगर इसके लिए अलग से क्लास बनाऊंगा तो मेरे को पूरा कोड दोबारा देखना पड़ेगा। तब इसमें आते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स काफ़ी सिंपल्स होते हैं।
मेरे हिसाब से काफ़ी कम यूज़ होते हैं, लेकिन जब आप यूज़ करते हो तो आपका ओवरऑल राइटिंग स्टाइल, ओवरऑल कोड का जो पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं जैसे भी चाहता हूँ, मैंने पहले डिव बना लेता हूँ या फिर एंकर टैग ले लेते हैं। एंकर टैग में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, टारगेट। वो टारगेट इसलिए यूज़ होता है कि जब आप किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करते हो तो वो आपको पेज छोड़ के जाए या फिर आपके पेज पे रह जाए। तो हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम ए सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एंकर टैग है और दिखाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं लिंक डाल देता हूँ। सपोज मेरे को जाना है AITOSS की साइट पे जाना है। इस पे मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया। ऐसे क्या होता है कि आपने इसको ब्लैंक डिफाइन कर दिया है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये बाहर चली जाएगी। इसमें लिख देता हूँ, मैंने OSS डाल दिया। अब मैं पेज पे जाता हूँ तो पेज पे अगर मेरा रिफ्रेश होना बंद हो गया, कंटेंट नहीं आ रहा है। तो ये आपका ए टैग है। मैंने अभी एक एंकर टैग डाला है जो आपको सिंपली दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है। मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, AITOSS के पेज पे पहुँच जाएंगे हम लोग। और ये सिंपल सा एंकर टैग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी बहुत सारे एंकर टैग्स हैं। बहुत सारे एंकर टैग्स बना दिए, इनमें से एक दो पे ब्लैंक नहीं है, वो हम लोग चाहते हैं कि पेज छोड़ के चले जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अनुभव वाली साइट पे चले गए आप, और आप इससे चाहते हो कि ये वाला पेज आपका छोड़ के चला जाए। आप अनुभव पे पहुँच गए हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये हाईलाइट हो जाए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टैग है। इस पे जाता हूँ और अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर में हम लोग सिंपल से स्क्वायर Excuse ब्रैकेट me, sir. यस। So please repeat this blank stuff. I mean, it's not clear. मैं ये कह रहा था कि आपका जो ब्लैंक होता है वो आपके टारगेट पेज पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा टारगेट ब्लैंक है, तो ये मेरे को अलग पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे रुकूँ, या मैं इसको चाहता हूँ अलग से हाईलाइट कर दूँ। तब मैं टारगेट यूज़ करता हूँ। हेलो। Okay, sir. तो टारगेट सिंपल सा एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स, हर टैग के स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको उसको कस्टमाइज़ करने में हेल्प करते हैं। आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना लिया। आपने नॉर्मल टैग है, कौन सा टैग यूज़ किया, हम लोगों ने यहाँ पे टैग यूज़ किया। उसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोग इस वाले टारगेट को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। और जिसमें भी जिस एंकर टैग में टारगेट एट्रीब्यूट होगा वो हाईलाइट होगा। जैसे मैं अगर इससे भी डिलीट कर देता हूँ टारगेट, इसमें हमारे पास कोई टारगेट नहीं, कोई टारगेट नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले पे कोई भी टारगेट नहीं था। लास्ट वाले पे हम लोगों ने टारगेट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं बनाया है, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन ऊपर वाले दोनों पे थे, उन लोगों पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट डाला है एक टारगेट नाम का, इस वजह से हम उसको हाईलाइट कर पा रहे हैं। अभी तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा इंपॉर्टेंट क्यों है, पर जस्ट इन केस इमेजिन करो तुम चाहते हो बाहर से तुम लोगों ने किसी API से डेटा मंगाया है, जिस पे एक स्पेशल एट्रीब्यूट आ रहा है तुम्हारे टैग के साथ कि ये इस वाली साइट को रीलोड करना चाहते हो और हम इसको दिखाना नहीं चाहते, मतलब हम लोग उसको हाईलाइट कैसे करें बिना किसी का कोड लिखे हुए। तो मैं सिंपल सा उस टैग पे जाता हूँ, उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे एंकर टैग था, उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता हूँ, टारगेट था, और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया, या फिर मैंने इसमें मार्जिन दे दी, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स दे दी। तो ये दोनों देखो अपने ओवरऑल कंपैरिजन वाले जो बिना टारगेट वाले टैग्स थे उससे अलग हो गए। तो इससे हम लोग इसको आराम से हाईलाइट कर सकते हैं और आगे कभी यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। कोई डाउट्स आ रहा है इसमें, मतलब किसी भी टाइप का कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स बस इतने से ही होते हैं, मतलब और भी काफ़ी सारे स्पेशल टाइप के एट्रीब्यूट सिलेक्टर होते हैं जिसमें तुम डिफाइन कर सकते हो किस टाइप का टेक्स्ट जाए या फिर कौन सा टेक्स्ट जाए, कौन सी क्लासेस जाए। वो ओवरऑल क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, ऐसा टारगेट है उसमें ब्लैंक है, और उस हिसाब से आगे पास कर देते हैं। वो जब तुम लोग आगे इसको पढ़ोगे, थोड़े से प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो तुम उसको आगे यूज़ कर पाओगे। सर टारगेट एट्रीब्यूट एक बार और बता दो प्लीज़। टारगेट एट्रीब्यूट, अच्छा ठीक है।
इमेजिन करो तुम लोगों ने एक साइट बनाई है जिसपे तुम चाहते हो लोग आके दिखें, तुम्हें उस पे एड्स पे पैसे मिल रहे हैं, हर ऐड पे 10 रुपये या 20 रुपये मिल रहे हैं, कोई भी देखता है तो 10 या 20 रुपये मिलता है। अब तुम चाहती हो कि वो बंदा उस ऐड पे क्लिक करे, तुम्हारी साइट छोड़ के ना जाए, या कि वो जब ऐड बंद करके आए तो तुम्हारी साइट पे वापस आ जाए, वो पेज खुला रहे हर वक्त, तो तुम टारगेट डिफाइन कर देते हो ब्लैंक। ये ब्लैंक क्या करता है, जो भी आपका एक्चुअल पेज है उसको वहीं रखता है, और जो आपका लिंक है या एंकर टैग का उस पर आपको भेज देता है। ओके सर। ओके, तो अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग। नहीं सर, अगर आ हम गया। लोगों ने ब्लैंक नहीं डाला सो देन इट विल ओपन इन अ न्यू टैब। अगर हमने आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। हाँ हाँ, मैंने सर क्वेश्चन सुन लिया। देखो, तुम कई बार, हाँ सुनो, तुम कई बार वेब पेजेस पे जाते हुए कंसिडर कर लो, यूट्यूब भी कंसिडर कर लो, ठीक है? तो अगर तुम यूट्यूब में किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि वो उसी पेज पे खुलता है ना, एक न्यू टैब नहीं खुलता। बट ऑन दी अदर एंड तुम कभी किसी और साइट पे जा रहे हो और कई बार होता है कि वहाँ पे उन्होंने यूट्यूब का लिंक दिया होता है, एंड जब तुम उस पर क्लिक करते हो तो एक नया टैब में यूट्यूब खुल जाता है और वहाँ पे वो वीडियो चलने लगता है ना? ये दो डिफरेंस कभी नोटिस किए हैं क्या? यस सर। यस सर। है ना? तो अगर तुम टारगेट में वैल्यू ब्लैंक डालोगे तो फिर वो नए पेज में खुलेगा, और अगर नहीं डालोगे तो वो तुम्हारे पेज में ही रहेगा। तो मान लो अब तुम चाहते हो कि जब भी कोई यूज़र तुम्हारी ब्राउज़र साइट को सर्व कर रहा है, तो अगर तुम उसको किसी और दूसरी साइट पे भेज भी रहे हो तो भी तुम्हारी साइट बंद नहीं होनी चाहिए। तो इन कंडीशंस के अंदर तुम उस लिंक को क्या करोगे, टारगेट ब्लैंक दे दोगे। तो टारगेट ब्लैंक देने से तुम्हारी साइट अपने टैब में खुली रहेगी एंड एक नए टैब में नई वाली साइट खुल जाएगी। जब उसका वहाँ से काम हो जाएगा तो वो उसको बंद करके वापस इसी पोजीशन पे तुम्हारी साइट में आ सकता है। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हारा करंट टैब ही चेंज हुआ तो फिर उसको या तो बैक वाला जो ऊपर बटन होता है उससे आना पड़ेगा, या फिर तुम्हारी साइट पे फिर से प्रॉपर शुरू से आना पड़ेगा, एंड देन अपने आप को जिस भी पेज पे था उस पेज पे फिर से रीडायरेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो तो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि है कॉम्बिनेटर्स। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, मतलब ओवरऑल सबसे ज़्यादा यूज प्रॉपर्टी होती है आपकी। ये क्या करते हैं, आपको एक मेन डिव है आपकी, उसके अंदर के आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, या फिर आपको उसके अंदर के और कोई टैग है, आप उसको स्पेसिफाई करना चाहते हो पर आप डिफाइन नहीं करना चाहते अलग से, उसको एक अलग से वो नहीं देना चाहते हो कि आपने क्लास बना दी फिर CSS में जाके आप उसकी क्लास को एडिट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा हैसल होता है इसमें, बहुत ज़्यादा कोड भी गंदा लगता है। तो इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेटर्स यूज़ करते हैं। 4 टाइप के स्पेशल कॉम्बिनेटर्स होते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर और सिबलिंग सेलेक्टर। ओवरऑल सबके अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं और सब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल वेब भी करते हैं, जो आप प्रोफेशनली कुछ साइट बनाओगे तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और ओवरऑल कोड भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो हम लोग आगे कोड पे कंटिन्यू करते हैं, कॉम्बिनेटर्स को कैसे यूज़ करना है और कैसा होने वाला है ओवरऑल कॉम्बिनेटर्स का आइडिया। तो यहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे और एक डिव बना देते हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि इसका नाम दे देते हैं नेट। पहले हम लोग डिसेंडेंट टाइप का कॉम्बिनेटर पढ़ लेते हैं जाता हूँ, और मैंने पी टैग बना दिया है। पी टैग आप लोगों को जैसा पता होगा, पी टैग एक्चुअली पैराग्राफ के लिए होता है, एंड उसमें हम लोग कोई भी डेटा दे देते हैं, जैसे कि मतलब ATOSS है तो मैं वो लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ आगे ये इसके जैसे में बहुत सारे टैग्स आ गए, तो चाहता हूँ कि ये इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेरे को इसको पी को क्लास दिए बगैर इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जाऊँगा लिखूँगा डिव का नाम जो भी हम लोगों ने, जैसे इसमें हम लोगों ने डिसेंडेंट दिया हुआ है, और आगे डॉट लगाते हैं। कोई भी क्लास अगर आप डिफाइन करते हैं तो डॉट लगाते रहते हैं, ताकि वो कि ये नई क्लास है और सिस्टम का कुछ नहीं है। और इसके अंदर हम लोग चाहते हैं डिसेंडेंट के आगे हम लोग स्पेस लिखते हैं और पी लगा देते हैं। स्पेस से क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर के डिव के अंदर जितने भी पी टैग आ रहे हैं इमीडिएटली,
जो इसके अंदर के स्पेसिफिक पी टैग्स हैं वो सारे उनका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। मैं इसमें जाता हूँ और मैं इसको येलो दे देता हूँ। और कैसे इस पर अपने जो भी अपनी फाइल थी उस पर आते हैं ADOC। आप देखोगे सारे एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल प्लान होता है कि हम लोग चाहते हैं मेरे पास 1000 एलिमेंट्स है, मैं सब में उसमें क्लास डालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइम केसेस में जाते हैं और एक सिंपल सा कॉम्बिनेटर लगा देते हैं जो कि इसके अंदर के सारे सेलेक्ट कर देते हैं। अभी जस्ट इन केस मेरे को इस वाले पे मेरे को कुछ और लगाना था, मैं यहाँ पे चाहता था कि एक एंकर टैग हो और ये वाला मेरे को एक इससे एक की तरह कहीं और बाहर भेज दे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इस पे कोई भी लिंक डाल देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ HTTPS, यहाँ पे चला जाऊँ मैं, तो इधर गया और मैंने अपने टैग को बंद कर दिया। अब इसके अंदर हमारा टैग, इसको क्लोज कर दो। इसके अंदर हम लोग अपना पी टैग डाल देते हैं, जो भी अपना था, जो भी हम लोगों ने कॉपी किया, Ctrl+P। तो ये अभी डिव के अंदर है, हम लोग को जैसा दिख रहा है कि ये डिव के अंदर है। पर क्या ये हाईलाइट होगा? मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि ये हाईलाइट होगा या नहीं होगा? कैसा सीन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर, ऐसा क्यों? नहीं होगा सर। सर क्योंकि वो ए टैग है। इसका टैग अलग हाँ, एंकर टैग। जैसा कि आप लोगों ने सही बोला, मेन सीन क्या होता है, हम लोग जब इसका टैग डिफाइन कर रहे होते हैं, ओके, हम लोगों ने जो भी इसमें टैग डिफाइन किया हुआ है, कुछ इनका सीन होता है। तो ये वाला ए टैग है, ये हाईलाइट हुआ इसलिए डिसेंडेंट में हम लोगों ने डिव पे गए, अपना डिव आप लोगों ने डिफाइन किया है। इसके अंदर के जितने भी पी टैग आएंगे, मतलब डिसेंडेंट आप ऐसे एज्यूम करो आपके ग्रैंडफादर थे, उनके 4 बेटे थे, वो चारों आपके ग्रैंडफादर, आपके अंकल्स और आपके पापा हुए। फिर उनके हर किसी के 2 बेटे थे। तो क्या आप अपने ग्रैंडफादर से रिलेटेड हो? 2 आप उनके उसमें हो, आप पेरेंट अपने मतलब फादर के डिसेंडेंट में आते हो। पर क्या आप अपने ग्रैंडफादर से रिलेटेड हो? हाँ, तो जितने भी यस इसके सर। अंदर आप अपने ग्रैंडफादर से रिलेटेड हो, इसीलिए क्योंकि आप अपने मेन जो आपकी क्लास डेव डिसेंडेंट थी उसके अंदर आप उन सबसे कनेक्टेड हो। इसके अंदर जितने भी डिसेंडेंट का यही काम होता है, इसके अंदर के जितने पी टैग्स हैं सबको हाईलाइट कर देगा। इसमें और भी टाइप के आते हैं, जैसे अब हम यूज़ करने वाले हैं जो आपका सेकंड केस होता है, जो कि होता है चाइल्ड सेलेक्टर। अब चाइल्ड क्या करता है, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर के जो 4 बेटे थे, जो भी आपके अंकल्स और पापा थे, वो उनके चाइल्ड में आते हैं, इमीडिएट डिसेंडेंट्स वो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इमीडिएट डिसेंडेंट्स, तो आप देखो कि ए वाला हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए इमीडिएट डिसेंडेंट नहीं है। ए आपका डिव के अंदर एंकर टैग है, उसके अंदर पी टैग है, इसलिए हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन बाकी जो ये सारे पी टैग्स हैं वो इमीडिएट डिसेंडेंट्स हैं और इमीडिएट चाइल्ड्स हैं, इसलिए वो हाईलाइट हो गया। ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभार। क्लियर है सर। सर क्लियर। सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है, तो हम लोग जैसे एज्यूम करते हैं, ठीक है, आप एक बड़ा सा बॉक्स ले लो, ठीक है, आपने उस बड़े से बॉक्स में बहुत सारे एप्पल्स डाल दिया और मैं बोलता हूँ कि आपको जितने एप्पल्स मिल रहे हैं उस बॉक्स से उठा लो, तो वो हो जाता है डिसेंडेंट वाला। वो बॉक्स में पड़े हुए हैं, अंदर एक डब्बे के अंदर बॉक्स में पड़े हुए हैं, कहीं भी उसके अंदर जितने एप्पल्स हैं आपको लेके आ रहे हैं। पर मैं अगर इसके अंदर लिख दूंगा कि जो एप्पल्स आपको खुले हुए दिख रहे हैं, ओपन पैक, मतलब जो आपका पैकेजिंग खुला हुआ है, वो वाले एप्पल्स आते हैं, वो होते हैं चाइल्ड। मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि ये वाले हैं, इनसे इनका ये रिलेशन है, मुझे ये वाले चाहिए। तो नॉर्मल वाले में आपने स्पेस दिया जो बताता है कि जितने भी पी टैग्स है डिसेंडेंट के अंदर, मैं इसके अंदर कोई भी पी टैग, मतलब मैं कितना भी बड़ा वेब पेज बना दूँ और बॉडी टैग के अंदर अगर लिख दूँ जितने भी पी टैग्स हैं तो सब हाईलाइट हो जाएंगे, वो होता है डिसेंडेंट। पर अगर हम लोगों ने इसमें चाइल्ड लगा दिया, चाइल्ड होता है जो आपका साइन होता है ग्रेटर दैन एंड लेस दैन वाला साइन, वो वाला अगर आप यूज़ करते हो तो ये बता देता है जो भी उसके इमीडिएट में हो। डिव के अंदर जो पहला पी आएगा वो, अगर उसके अंदर ए आ गया तो आप उसको भूल जाओ, पहला पी तो हाईलाइट कर दो। तो मैं यहाँ पे गया, उसने देखा कि हमारा पी है ये वाला एलिमेंट, तो हाईलाइट कर दो, ये पी है हाईलाइट कर दो, ये भी पी है, ये भी पी है, पर ये वाला ए है, तो उसके अंदर आगे जाके चेक नहीं करेगा, वो बोलेगा ए है तो इसको छोड़ दो। तो इसको इसने छोड़ दिया, हम इसको देखेंगे तो ओवरऑल पूरा यही सीन होगा। आप चाहते हो कि वो आपके चाइल्ड्स को हाईलाइट करें। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है क्योंकि आप
अभी तक हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि जो भी आपकी डिव है उसके अंदर के कंटेंट को ट्राई करें, जो भी उसके अंदर का डेटा था उसको हाईलाइट कर पाए। पर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर ये होता है, जो भी आपका क्लोजेस्ट सिबलिंग आ गया, जो एडजेसेंट सिबलिंग का साइन होता है प्लस, आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया और मैं यहाँ से उठाता हूँ कुछ पी टैग्स, कॉपी करता हूँ और मैं इसके डिव के बाहर डाल देता हूँ। कितने लास्ट टाइम अगर हम लोग देखते हैं, चलो ये जो हमारी डिवाइस के बाद हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रूल डाल देते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन खींच देता है टैब्स के बीच में, लाइन आ गई। ये हमारे डिव के अंदर वाले जो भी हैं पी टैग्स और ए टैग्स हैं, और ये डिव के बाहर वाले हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रूल ने क्या किया, हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्ट है। एडजेसेंट सिबलिंग आप ऐसे मान लो आपका कोई भाई बहन है, वो आपके साथ बैठा हुआ है टेबल पे, या फिर आपका कोई फ्रेंड है आपके साथ एक रो में बैठा हुआ है। मैंने बोला कि अपने राइट वाले को वो पास कर दो। तो जैसे आपने इसको देखा कि मेरे राइट में अजय बैठा हुआ है, अजय आपका दोस्त है तो मैं इसको दे देता हूँ। HR को मान लेते हैं विजय है, विजय आपका दोस्त नहीं है तो आप विजय को नहीं दोगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट अभी HR टैग हटा देते हैं तो हमारा P आता है डिव के जस्ट बाद वाला, उसको हम लोग देखेंगे जाके और उसने उसको दे दिया। वहीं पे अगर हम इसको यहाँ पे HR जो कि हमारा विजय है उसके साथ बैठे हुए हैं, उसको हमने देना था नहीं, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। ये आपके डिव के नेक्स्ट वाला जो भी पी टैग होगा उसको सेलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट मतलब बिल्कुल अगर क्लोज में है तो। वहीं पे आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स होते हैं आपके अप्रॉक्सीमेट वाले साइन के साथ। ये सबसे मतलब क्या बताऊँ, ओवरऑल जनरलाइज करने के लिए होता है जो भी आपके आसपास के पी टैग्स हैं। अब ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे HR बना रखा है लेकिन फिर भी इसके बाद में जो भी आएगा हाईलाइट कर देगा। इसके बाद में जितने भी पी आएंगे, मैं भी जैसे यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको रिपीट करता जाऊँगा, जितने भी पी आएंगे हाईलाइट हो जाएंगे। ये होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। उस डिव के बाद में जितने भी वो दोस्त हैं, वो आपके दोस्त हो या मतलब अजय हो, विजय हो, कोई भी रैंडम बंदा हो, आपको उसको गिफ्ट देना है, उसको पास करना ही है। इमेजिन करो आप टेस्ट देने बैठे हो और आपको टेस्ट पेपर्स पीछे पास करने हैं। पहले आप अपने दोस्त को ही पास करते अगर आपके पास आंसर की होती है, लेकिन अभी आपके पास टेस्ट पेपर है जो आप सबको पास करना है। तो आप पी हो तो मिल गया, पी हो तो मिल गया। लेकिन अगर आप पी नहीं हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको ए कर देता हूँ तो ये इसको नहीं मिलेगा। ये एक ए टैग बन गया है, ये कहीं पास नहीं कर रहा है लेकिन ये ए टैग बन गया है, तो ए को नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यानी कि अगर वो सर नेस्टिंग से फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग जनरल करेंगे तो? नेस्टिंग से आपको क्या लगता है कितना सही होगा? अगर मैं जैसे यहाँ पे एक ए टैग बना दिया तो उसको कितना लगता है, मतलब ओवरऑल क्या गेस होगा नेस्ट कर दूँ मैंने अगर इसको? नहीं सर, जैसे ए बनाया उसके अंदर ही हम लोग पैराग्राफ बना दें। क्या लगता है होना क्या चाहिए? सर वही क्वेश्चन था सर मेरा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसमें जाता हूँ, ए टैग बनाया और उसमें मैंने 2 पैराग्राफ टैग पास कर दिए। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर ऐसा होता है जैसे आप अपने दोस्त के साथ, एक 2 बच्चे टीचर्स के साथ हैं, वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनको पास करेगा क्या? आप अपना टेस्ट पेपर पास करोगे? हेलो? तो मतलब यानी कि नेस्टिंग पे ये दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए, हाँ, चाहे बीच में ये कोई भी एलिमेंट आ जाए। और हाँ, एडजेसेंट में बस उसके एडजेसेंट जो जो होंगे उनके लिए जाएगा। एडजेसेंट के लिए क्या होता है, जो उसके बगल में है जनरल में और उन सब में जो भी आपके इसके नेक्स्ट वाला आ रहा है, वो अगर पी है, कोई भी और टैग हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर पी है तो मैं दे दूंगा। यस और जनरल में ये होता है उसके बाद में जितने भी पी आ रहे हैं तो मैं दे दूंगा। यस लेकिन अगर सर, आपने अगर उसमें इससे पहले हुआ तो? किससे पहले? डिव से डिसेंडेंट से पहले ही हुआ तो? नहीं, डिसेंडेंट से पहले नहीं होता, वो आगे की होती है। इसमें मैंने रैंडम से कुछ डाल दिया, देखो उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये जनरल सेलेक्टर्स आपके एक फ्लो में चलते हैं। जैसे HTML टैग आप देखोगे ना, जो HTML की फाइल बिल्ड होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाती है। यस। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की है तो वो इसको चेंज नहीं करेगी, ठीक है। यस सर। तो किसी को कोई डाउट, मतलब कॉम्बिनेटर समझ नहीं आए हो या कॉम्बिनेटर्स में प्रॉब्लम हो रही हो? अगर अब HR टैग हटा देंगे तो क्या होगा? HR टैग हटा दोगे तो पास हो जाएगी वैल्यू। जैसे मैंने HR टैग हटा दिया तो वैल्यू कितनी पास ही होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगा। HR टैग मैंने इसलिए दिखाया था, HR टैग सिर्फ आप रैंडम ले लो। जैसे मैं अगर यहाँ पे HR टैग की जगह कुछ और डाल देता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ एक ए टैग डाल देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, खाली डेटा है, ठीक है। ए टैग बना दिया है और मैं यहाँ पे इसमें मैंने अभी जनरल पास कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं एडजेसेंट पास कर देता हूँ।
तो ये उसको पास नहीं होने देगा। उसके आगे कोई ए टैग था, उसमें कुछ पास नहीं हो रही वैल्यू, लेकिन हम लोग को जो देना चाहते हैं वो नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने को पी टैग चाहिए, पैराग्राफ टैग चाहिए। हम लोगों ने बोला है कि अगर पी टैग हो तो ही ये कलर देना, वरना उसको भूल जाना। हेलो, यस सर। तो फिर क्लियर है ना, या फिर मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को भी पहली बार सर में प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है। तो सी क्या होता है, कॉम्बिनेटर स्टार्टिंग से करूँ या फिर एडजेसेंट और जनरल? सर एडजेसेंट। अच्छा ओके, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ पेंट खोल लेता हूँ मैं, पेंट पे आपको दिखा देता हूँ कितना आसान होता है। पेंट पे गए और मैं एक नॉर्मल सा पेन ले लेता हूँ, उसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स को पता है कि मेरे को पी को कुछ देना है, ठीक है। सपोज एक बुक देनी है पी को, पी का नाम हम लोग, मतलब इस बॉक्स का नाम हम लोग देते हैं राम, ठीक है। और उसको पता है आगे अगर कोई भी विजय नाम का बंदा आता है तो मैं उसको एक बुक देनी है। उसके पास एक बुक है, वो एक ही बुक दे सकता है। तो एडजेसेंट क्या ऐसे ही सेम काम करता है कि अगर ये विजय हुआ तो उसको बुक दे दो, अगर ये विजय नहीं है तो जाने दो। और अगर वो विजय नहीं हुआ तो वो बुक नहीं देगी, वो मतलब किसी को पास नहीं होगी, वो अपने राम के पास ही रह जाएगी। ओके सर। ओके। और किसी और बंदे को भी डाउट था? क्लियर हुआ क्या? क्लियर होकर पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरे को तो बहुत टाइम लग गया था इसको सीखने में। हेलो, ऐसा क्लियर है। ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोगों ने अभी कॉम्बिनेटर्स पढ़ लिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स पढ़ लिए, मीडिया क्वेरीज पढ़ लिए, ग्रिड पढ़ लिया। इससे आप बहुत ही अच्छी साइट बना सकते हो मेरे हिसाब से। पर साइट कब अच्छी लगती है, जब उसमें एनिमेशन होते हैं, कुछ मूव हो रहा होता है, तो आपको फील आता है कि ये साइट लाइव है, स्टैटिक नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है ना। उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी एस एस एनिमेशंस। सीरीज एनिमेशंस मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि की फ्रेम्स इन्वॉल्व होते हैं, मिली सेकेंड्स पे काम करना पड़ता है, ग्राफ्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। पर सी एस एस एनिमेशंस के अगर आप एकदम उसको मास्टर कर लेते हो तो आपकी सी एस एस स्किल्स एक अलग लेवल पर चली जाती है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है साइट का, बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम लोग एक डिप बना लेते हैं, एक रैंडम खाली डिप, जिसपे अंदर हम लोग डालने वाले हैं डिप को हम लोग क्लास दे देते हैं। आपको पहले क्या दिखाऊँ मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग कलर चेंज कराते हैं। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने कलर चेंज किया और मैंने यहाँ पे ये डिप बना दी, खाली डिप बना दी। लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने अनाउंस कर दिया कि बैकग्राउंड एलिवेट वगैरह दे देते, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये डिप बन गई है। जो सब पिक्सेल्स, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। हम लोग इसमें आगे जाते हैं और इसमें हम लोग दे देते हैं एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम आप लोगों ने जैसे आईडीज़ पढ़ी थी ना टैग्स में, जब हम उसको जेस में यूज़ करेंगे या फिर उसका कुछ नेम होता है, एक यूनिक आईडी होती है जो उसको एनिमेट करने के लिए यूज़ होती है। तो सीएसएस में इसके लिए होता है एनिमेशन नेम। हम लोगों ने इसमें एनिमेशन बनाया और इस पर लिख दिया एनिमेशन। तो हेलो, ओके ठीक है। तो हम लोग इस पर गए एनिमेशन नेम दे दिया और मैं इसको नेम दे देता हूँ कलर। नीचे जाता हूँ, मेरे को नीचे डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या होना चाहता है, आगे कितना होना चाहिए। तो एनिमेशन नेम गए, इसमें हम लोग की फ्रेम्स रखते हैं। जिन लोगों ने पहले वीडियो एडिटिंग की होगी उनको पता होगा की फ्रेम्स क्या होते हैं, वीडियो एडिटिंग या फिर फ्लैश यूज़ किया होगा। किसी ने यूज़ किया क्या इससे पहले? नो सर। ठीक है, की फ्रेम्स क्या होते हैं, आप ऐसे एज्यूम कर लो एक चेक पॉइंट होता है, एक एनिमेशन को लूप मान लो और उसमें एक चेक पॉइंट होता है कि ये चेक पॉइंट ऐसा होगा। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उस टाइम पे, और वो उस टाइम पे ऐसा दिखना चाहिए। समझ आ रहा है आपको?
सर एक बार फिर से बता दो। सपोज ये आपका एक लूप है, ठीक है। इसके अंदर एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया है जो 10 सेकेंड लूप स्टार्ट होने के 10 सेकेंड पे सर्कल रहेगा और 20 सेकेंड पे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आपने काफ़ी सारी एनिमेशन देखी होंगी, जब भी एनिमेटेड मूवीज़ देखते हो तो काफ़ी सारे एनिमेशन होते हैं। इसमें 10 सेकेंड पे कैसा दिखना चाहिए? 10 सेकेंड पे ऐसा दिखना चाहिए कि एक सर्कल हो जिसका रेडियस इतना हो और साइज़ कुछ हो, एक फिक्स्ड वैल्यू। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया है कि ऐसा दिखेगा 10 सेकंड पे, उसे मैं की फ्रेम बोलूँगा। और 20 सेकंड पे कैसे दिखेगा, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो उसका अलग की फ्रेम हुआ। हर की फ्रेम की अलग आईडी होती है और यूनिक होती है। समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये की फ्रेम्स हो जाते हैं। की फ्रेम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे। की फ्रेम से ही आप डिफाइन करते हो कि कैसा दिखना चाहिए आपका वो। तो की फ्रेम्स का की फ्रेम से आगे आप डालोगे नेम, जो भी आपने नेम डाला है। यहाँ पे मैंने नेम डाला और अब मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन जब चल रही हो तो उसके स्टार्टिंग में उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग दें। आप उसको एक पैरेंथेसिस में डाल दोगे कि 0% पे इतना इतना पैरेंथेसिस है और ये ऐसा ऐसा दिखना चाहिए। बैकग्राउंड कलर और उसको मैंने दे दिया रेड। अब मैं चाहता हूँ कि 25% पे ये हो जाए ब्लू। कोई भी रैंडम कलर आप ले सकते हो, तो मैंने ब्लू ले लिया ताकि आपको कॉन्ट्रास्ट पता चलता रहे। अब मैं जाता हूँ CSS पेज पे। एनिमेशन जब स्टार्ट होगी तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ से इतना स्टार्ट हो और इतनी देर चले, कितना देर चलना है पूरा, वो आपको यहाँ पे ऊपर देना पड़ेगा। नेम डिफाइन किया, एनिमेशन ड्यूरेशन, जो कि होता है आपकी एनिमेशन कितनी देर चलेगी, तो ज़्यादा लंबा नहीं रखते, 3 सेकंड डाल देते हैं। और आपने इसमें देना चाहते हो कि एनिमेशन कितनी देर में स्टार्ट होना सकती है, तो मैं दे देता हूँ जब हम लोगों को स्विच करने में 1 सेकंड लगता है और ऑब्जर्व करने में 1 सेकंड लगेगा, तो एनिमेशन डिले जो कि होगा। और आगे हम लोग उसमें एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे की फ्रेम बनाओ, उसकी कलर प्रॉपर्टी एसोसिएट की हुई इसके साथ। ठीक है, रेड कर देते हैं। तो आप देख लो कलर चेंज हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। अभी आप यस सर। एक बात नोटिस करोगे, जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रिटर्न हो जाता है और एक लूप खत्म, ठीक है। तो दो सिंपल सी बातें याद रखनी होती है जब भी हम कोई एक एनिमेशन लूप बनाते हैं CSS का। वो कितनी देर चलेगा वो हम लोगों को डिफाइन करना होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि एक लूप चलेगा जितना भी हम लोगों ने टाइम उसका दिया हुआ है, और हमेशा अपने जो ओरिजिनल स्टेट है उस पर रिटर्न कर जाएगा। लास्ट स्टेट जैसे मैंने इसमें 25% पे डिफाइन किया था, हमारा ब्लू हो जाए, वहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो गया। मैं चाहूँ तो इसमें और दे सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ 100% पे ये ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड ब्लैक, तो साइड दोबारा रिलोड होगी और एनिमेशन ब्लू से ब्लैक होगा और ब्लैक से वो रेड पे रिटर्न हो जाएगा। एक काउंट खत्म। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल एक बार एनिमेशन यूज करना ठीक है, पर हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं एनिमेशन से साइड लाइवली लगे, जिसकी वजह से हम उसको एक इन्फिनिट लूप में चलाते हैं। तो एनिमेशन इटरेशन नाम से बताते हैं। सर वो जो डॉट कलर वाला है उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो पहले जो आपने लिखा था तो उससे क्यों नहीं हो रहा था? सीन ये होता है, हम लोगों को एनिमेशन में एक स्टार्टिंग फेज बताना होता है, हम लोगों को बताना होता है कहाँ से स्टार्ट होगा। अभी मैंने उसको एक्वामरीन बता दिया है और मैं एनिमेशन में लिख रहा हूँ कि तुम रेड से स्टार्ट करोगे 0% पे, दोनों प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है तो वो कभी कंटिन्यू नहीं करेगा। यस सर। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक एनिमेशन इटरेशन काउंट बनाया है। एनिमेशन इटरेशन काउंट क्या करता है, मैं बता दूंगा कि लूप कितनी बार चलेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की बात होती है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जब भी ऑब्जर्व करना है तो इनफाइनाइट डाल दो। इनफाइनाइट में ये लूप चलता रहेगा, कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा, लेकिन साइड के रिसोर्सेज जाएंगे। 4 डाल दिया तो 4 बार चलेगा। जैसे यहाँ से आप काउंट करना कितनी बार। अच्छा मैं पहले इसका टाइम कम कर देता हूँ वरना हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड का और रेड से ब्लैक। तो एनिमेशन ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड, खत्म। कितनी बार चला किसी ने काउंट किया? 4 सर। 4। तो ये होता है एनिमेशन इटरेशन काउंट। ये बताता है कि आपका लूप कितनी बार चलेगा और हमेशा इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा। यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं कि इसको इनफाइनाइट पे छोड़ दें।
ताकि आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहे और आपको मॉनिटर ना करना पड़े कि कितना बार आपका लूप चले। एनिमेशन में और भी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे मैंने अभी ये सारे डिफाइन किए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जिसका एनिमेशन टाइमिंग है, टाइमिंग फंक्शन है। टाइमिंग फंक्शन पता है किसको क्या होता है? नो सर। ओके, तो टाइमिंग फंक्शन ऐसे एज्यूम कर सकते हो, आपने ग्राफ्स देखे होंगे अभी जेई जब पढ़ रहे होंगे, तो काफ़ी टाइप के ग्राफ्स होते हैं। कुछ होते हैं एक्सपोनेंशियल जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो पैराबोला टाइप होते हैं, 0 स्टार्ट करते हैं, पीक करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एनिमेशन फंक्शंस होते हैं जो डिफाइन करते हैं किस टाइप का एनिमेशन होना चाहिए, कितना मतलब कैसा दिखना चाहिए। तो मैं जाता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे मैं इसमें लीनियर डाला। लीनियर क्या होता है? 0 to 100 एकदम स्ट्रेट लाइन, जो आपकी ग्राफ होती है 45 डिग्री वाली, वैसा एक ग्राफ। तो ये स्ट्रेट रहेगा। अभी वहीं पे मैं यहाँ लिख दूँ ईज इन। तो ईज इन में क्या होगा? आपका बहुत धीरे से आएगा और फिर तेज़ हो जाएगा, मतलब अंदर आते वक्त एनिमेशन स्लो होगा और जो खत्म होने वाला होगा तो तेज़ हो जाएगा। इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए पहले तो हम लोग इसका एनिमेशन ड्यूरेशन को 3 सेकंड बढ़ा देते हैं, ताकि आप नोटिस कर सको। देखना अभी कलर जो आपका चेंज होगा बहुत धीरे से होगा, लेकिन ब्लैक में बहुत जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट धीरे से होता है और बहुत जल्दी जाता है। जैसे मैं अपने बीच में एक फेस बना देता हूँ 25% पे, ग्राउंड कलर ब्लू। आप देखोगे कितना स्लो हो जा रहा है, ब्लू और स्लो हो गया। ऐसे इस पर काफ़ी सारे स्पेशल टाइमिंग फंक्शंस होते हैं, मतलब आप अपने भी बना सकते हो, पर यूजुअली इतने यूज़ नहीं करने पड़ते, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो आप लाइब्रेरी यूज़ करने लगते हो, जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स से या फिर कहीं से भी इंपोर्ट करने को एनिमेशन की प्रॉपर्टी दे देता है। ईज आउट जस्ट आने, ईज इनका उल्टा होता है। जो स्लो आ रहा था अब वो स्लो जल्दी, जो स्टार्टिंग में स्लो है वो फास्ट हो जाएगा और जो फास्ट है वो स्लो हो जाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें तो ये एनिमेशन इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। स्लो हो गया, ब्लू से ब्लैक बहुत स्लो होगा, रेड से ब्लू जल्दी हो जाएगा। नोटिस करेगा? यस सर। तो ये हो गया ईज इन ईज आउट। अब मैंने आपको एक बताया था पैराबोला वाला, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये देखने में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। सेटिस्फाइंग इन द सेंस आपको देखने में अचानक से कुछ एब्रप्ट व्यू नहीं होगा आपके सामने। ईज इन, ये क्या करता है? स्लो से स्टार्ट करता है, अचानक फास्ट होता है और फिर स्लो हो जाता है। तो इसके लिए मैं इसको सेट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू को 50% नहीं, इसमें मैं एक और कलर डाल देता हूँ 75% पे, और इसको मैं 75% पे अनाउंस कर देता हूँ। ब्लू पे स्टार्ट हुआ, अब येलो पे फास्ट हो गया और फिर देखो, देख रहे हैं? ब्लू से येलो स्लो और फिर फास्ट। यस सर। तो ये ओवरऑल एनिमेशन में ईज इन ईज आउट होता है। बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कितना चाहते हो, कितना कहाँ पे कैसा चाहते हो कि इधर स्लो हो, ये वाला स्लो हो, कितने पार्टिकल्स एक साथ हो। हर तरीके को अलग अलग तरीके से आप रैंडमाइज कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स मतलब पानी इंटेंडेड, ये काफ़ी ज़्यादा की होते हैं आपके लर्निंग में एनिमेशन को। फिर एक्सक्यूज हम मी लोग सर। हाँ सर अगर हम चाहते हैं कि जो फाइनल फ्रेम जो हमें दिखे वो वही हो जैसे जो हमने 100% पे ब्लैक डिफाइन किया, हमारे लूप की स्टार्टिंग में ना जाए खत्म होते ही, वो कर ओके, सकते हैं? हाँ ये लास्ट वाले में मैं बताने वाला था जब हम लोग बाकी प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेते हैं, पर पूछिए तो बता देता हूँ। ये होती है एनिमेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन, और इसको आप रिवर्स दे दो तो आप देखोगे होगा क्या अभी। कितनी बार कर दो? अच्छा इनफाइनाइट पे क्या आपका वो बेस कलर चेंज हो जाएगा, जैसे एक सेकंड, आप चाहो तो उनको रिवर्स कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाके जब जेएस हम लोग पढ़ाएंगे तो आप अनाउंस कर दो कि एक एनिमेशन लूप के बाद आगे डिफाइन हो जाए। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अभी वो प्रॉपर्टी रन नहीं हो रही है, पर यूजुअली रिवर्स, ऑल्टरनेट रिवर्स और नॉर्मल करके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो ये सर जो हम आप हाँ स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के अलावा कोई और शेप नहीं ले सकते हैं? जैसे हमने विड्थ और हाइट यूज़ की है, इन केस अगर हमें सर्कल बनाना हुआ तो? आप बॉर्डर रेडियस लिख दो। बॉर्डर रेडियस क्या करता है? सर्कल के लिए आपने जैसे बॉर्डर रेडियस बनाया और आपने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे को चाहिए 2000 पिक्सल्स,
तो 20,000 पिक्सल्स। तो ये क्या करेगा, एक उसमें से एक सर्कल बना देगा जिसका बॉर्डर रेडियस 20,000 हो। अभी आपका ओवरऑल सर्कल कितने बड़े साइज़ का है? सर्कल आपका सिर्फ 200 पिक्सल्स का है, तो वो 200 पिक्सल से ज़्यादा का बॉर्डर रेडियस हैंडल नहीं कर सकता। ओके ओके सर। तो वो बन जाएगा एक सर्कल। अभी मैं जैसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको, सपोज 1000 का दे देता हूँ, 1000 मेरी स्क्रीन साइज है, और हाँ मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 2000 की। तो ये देखो एक आपका डिप बन गया है, एक सिलेंडर टाइप का वो बन गया है, और उसको मैं चाहूँ तो यस उसको सर। देख सकते ओके सर। हैं। ठीक है, ये हो गया आपके एनिमेशन। अब एनिमेशन से हम लोग शॉर्ट हैंड बहुत यूज़ करते हैं, मतलब अभी तो मैंने आप देख सकते हो 5 लाइन्स लिखी हैं, 6 लाइन्स लिखना, और ओवरऑल आपका कोड अराउंड 1000 लाइन्स का हुआ। तो आप ये कोड जब लिखोगे, हर एनिमेशन के लिए 6 लाइन्स, हर क्लास के लिए 6 लाइन, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं एनिमेशन शॉर्ट हैंड। ये क्या करता है कि आपने लिखा एनिमेशन, फिर इसमें आप लिखते हो पहला आपको एनिमेशन का नेम क्या है, कलर, फिर आप लिखते हो 2 सेकेंड्स ड्यूरेशन, फिर लिखते हो डिले, फिर लिखते हो कि फंक्शन क्या है, ईज इन ईज आउट, फिर लिख देते हो डायरेक्शन। और अब मैं रुको, पुराना वाला कोड डिलीट कर देता हूँ, तो ये वाला पूरा यहाँ से हटा देते हैं। ये गया, और अब मैं इस पर वापस आता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी डिलीट कर दिया क्या, चलिए इसको मैंने डाल दिया है लूप राइट। ये शॉर्ट हैंड हो गया, और आप पूरा अनाउंस कर सकते हो कैसा बनने वाला है, देख रहे हो। इससे आपको 6 लाइन से लिखनी पड़ेगी, आपको याद कर लेना कि मेरे को रिवर्स चाहिए, ऑल्टरनेट रिवर्स चाहिए, ईजी ईज आउट चाहिए, 4 इटरेशन चाहिए, 5 इटरेशन चाहिए, मेरे को चाहिए 2 सेकंड का लूप हो या 1 सेकंड का हो, उसमें डिले कितना लंबा हो, और उसका नाम क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप नाम इससे डिफाइन करते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे ढूंढने की। किसी को समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या हुआ है एनिमेशन में, कोई सर डाउट वो हो 2 यस तो। सर। सेकंड्स तो शायद एनिमेशन यस ड्यूरेशन है सर, वो बाद वाला 1 सेकंड क्या है सर? क्या सर वो 2 सेकंड और 1 सेकंड लिखा है ना, तो सर एक तो एनिमेशन ड्यूरेशन है और दूसरा क्या है सर? दूसरा डिले होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जब साइट खोलूँ तो 2 सेकंड बाद मैं साइट खोली, उसके 2 सेकंड बाद एनिमेशन स्टार्ट करूँ। मैं अगर यहाँ पे 1000 डाल दूँगा तो वो 1000 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, अभी चलती रहेगी, मतलब 1000 सेकंड वेट करेंगे उसके बाद ये पे आएगा। ये डिले होता है कि मैंने चाहा कि मेरे को पता है मेरा यूज़र है, वो स्क्रॉल करते करते इतने टाइम तक यहाँ पे पहुँच जाएगा, या इतने टाइम पे मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन दिखे, ओके सर। तो हम लोग उसको डिले दे देते हैं। सर ये एनिमेशन का ऑर्डर फिक्स्ड है, जैसे आपने लिखा है हाँ, ना कलर फिर 2 सेकंड लास्ट के 3 वाले आप फिर। रिवर्स, जिनके नाम होते हैं ना, जैसे ये इटरेशन है, इनको आप कैसे भी लिख सकते हो तो पंगा नहीं होता, पर यूजुअली आप प्रेफर ये करो जाके कोई और आपका कोड पढ़े तो समझ जाए कि ये ऑर्डर है और ये है। फिक्स नहीं हुआ। सर मतलब आगे पीछे नहीं लिख सकते? नहीं, आप मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि मत करना कभी, यूजुअली वर्क कर जाएगा, जैसे अगर मैं ईज इन ईज आउट को आगे पीछे कर दूँ तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्राई मत करना, ये अच्छा आइडिया नहीं होता है। इसका डिले अभी भी बढ़ा है क्या, हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आ जाता हूँ। मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया लेकिन एनिमेशन सेम स्पीड भी चल रही है, देख रहे हैं। ओके सर। तो ट्राई करना ऑर्डर सेव रखो, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो आप अकेले नहीं कर रहे होते हो, आपके साथ एक पूरी टीम होती है जिसको आपको पूरा कोड समझना पड़ता है। तो एक फिक्स्ड ऑर्डर रखो, एक फिक्स्ड जो जनरल आइडिया होता है, जो लोग पीपल फॉलो करते हैं, और जो आपका पूरी कम्युनिटी या जो आपकी टीम फॉलो करे, उसके साथ आगे कंटिन्यू करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर हम डिव की कोई हाइट और विड्थ कुछ डिफाइन ही ना करें और बैकग्राउंड कलर लिख दें, तो बैकग्राउंड कलर क्या पूरे पेज पे आ जाएगा? नहीं, एक्चुअल में आपको एक कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, वो डिव आएगी ही नहीं कभी। ओके सर। डिव की हाइट और विड्थ इसलिए देनी होती है ताकि आप उसको बता सको कि ये मेरी स्क्रीन पे इतना सेक्शन है। डिव होता है इसीलिए कि आपने एक स्क्रीन में मेरे को इस जगह पे इतने पिक्सल्स दे दो, मुझे यहाँ पे कुछ डालना है। ओके सर। डिप को कोई मतलब स्टार बनाना हो या ट्रायंगल बनाना हो उसकी शेप। वो अलग अलग सी एस एस प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब वो एडवांस सी एस एस में आता है, पर यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आप उस एक स्टार को बनाने के लिए आपको अराउंड 7-8 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। इससे से आप एक इमेज उसको एक्सपोर्ट करो, उसकी जगह यूज़ करो। ओके सर।
पर बनाया जा सकता है वो काफ़ी ज़्यादा CSS में आपको हर लाइन को देना पड़ता है, हर आपको एंगल देना पड़ता है और आगे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर CSS एनिमेशन का ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप मतलब एनिमेट कर सकते हो एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पे जा सकते हो और इसमें सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, आप बहुत चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता था यहाँ पे अगर हाइट इसकी कितनी मैंने 200 पिक्सल ऊपर दिया तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 400 पिक्सल हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। देख रहे हो? तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। ये हर आपकी पूरी की फ्रेम से आपकी पूरी पावर होती है, जैसा चाहो वैसे एनिमेशन बना सकते हो। ओवरऑल एंड में आपकी क्रिएटिविटी होती है कि कितना अच्छा बनाओ। किसी को कोई डाउट हो अभी मतलब इसमें, क्योंकि अब हम आगे मूवमेंट बना रहे सर सही बैकग्राउंड का मतलब एक क्लास हो गया, आईडी हो गया, बैकग्राउंड कलर को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो की फ्रेम्स जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं, क्या मतलब जैसे हैं। की फ्रेम से स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मतलब मॉडिफायर टाइप में होते हैं। आप CSS को चेंज करना चाहते हो तो की फ्रेम्स हो गया @ लगा के जो भी होते हैं वो सिर्फ CSS स्पेसिफिक एलिमेंट्स होता है। सर इनको भी मतलब बोलते प्रॉपर्टीज ही है। हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ होती है, आप इनको मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते। और कोई डाउट किसी को मतलब एनिमेशन में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं एक्सपेक्ट करूँगा जब आप ग्राफिका में पार्टिसिपेट करो तो इनको यूज़ करो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एनिमेशन को HREF टैग बना सकते हैं? एनिमेशन को नहीं, जो आपने डिव बनाई है ना उसके ऊपर एक एंकर टैग लगा दो। जैसे मैंने ये डिव बनाई है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले तो Ctrl+X और मैं ये टैग और इसको हाइपर रेफरेंस दे दिया तो चला जाए इस यहाँ पे चला जाए हर बार मैं जब भी करूँ और इसके अंदर मेरा ये डिव है। आपको दिख रहा है? तो वो एनिमेशन आप किसी भी डिव के ऊपर अगर एक एंकर टैग लगा दोगे तो वो एंकर टैग क्या करता है, एंकर आप ऐसे ग्राफ में कभी शिप देखा है? यस सर। उसमें एक आप मेटल का डालते हो, वो टी जैसा होता है, फिश हुक जैसा, वो एक एंकर होता है। वो क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक देता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपके लिए लोकेशन पॉइंट बन जाता है जहाँ पे आप रुक सकते हो। इसी तरीके से एक एंकर टैग होता है जिसमें आपने एक हाइपर रेफरेंस में लिंक डाल दिए और हाइपर रेफरेंस में लिंक डालने के बाद आपने बता दिया कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी टारगेट डिफाइन नहीं किया था और मैं अगर अपना सिंगल माउस क्लिक करता हूँ, जो लेफ्ट वाला माउस क्लिक होता है वो क्लिक करता हूँ तो मैं इसी बेस पे लोड हो जाएगा। तो वो उस एंकर टैग ने इस लोकेशन पे जो एंकर पड़ा था, जो ये लिंक थी, वहाँ पे मेरे को भेज दिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके। और एंकर एक्सक्यूज मी टैग सर। का यस। सर अगर हम मतलब जैसे एनिमेशन को हमने एंकर टैग की तरह यूज़ किया, तो अगर हम एक मतलब एक स्टेट को डिफाइन करते कि जब हमने एक सूडो सेलेक्टर जैसे हमने सीखे थे कि लिंक पे क्लिक करने के बाद हम कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक कलर का हो जाए, तो अगर हमने यस, कलर सेट कर दिया तो कलर वाला वो रूल फॉलो करेगा या फिर जो एनिमेशन में हमने डिफाइन किया वो करेगा? वो डिपेंड करता है CSS में आपने ऊपर डाला है नीचे डाला है। सीन क्या होता है, CSS भी जैसा मैंने HTML में बताया ना ऊपर से नीचे बनती है, वैसे ही CSS भी पूरी होती है। अगर मैंने यहाँ पे कलर डाला है कि इसकी हाइट 200 और 300 पिक्सल है, अभी मैं यही उठाता हूँ और मैं इसको नीचे डाल देता हूँ कलर और इसमें मैं डाल देता हूँ वेट इसकी हो जाए 20 पिक्सल्स। मैं इसको वहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखो 20 पिक्सल हो गया। तो आप कुछ भी करोगे CSS में जो सबसे नीचे होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ओके cool। किसी और को कोई डाउट? हाँ हाँ। तो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए हवर हवर यूज़ करें, मतलब जब एनिमेशन स्टार्ट तब वो जब हम हवर करें उसके ऊपर तो हो सकता है? हाँ, ये सिंपल सा होता है। क्या करते हो आप कि एनिमेशन बनाया आपने, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं क्लास को, या इसमें इसको हटा देते हैं ऐसे। आप लोगों ने हवर पढ़ रखा है ना, मतलब किसी को भी डाउट हो हवर में? आवाज़ आ रही नहीं है? मैं ऑडिबल? यस सर। तो फिर यस सर। हवर पढ़ रखा है ना, मतलब किसी को कोई इशू तो अभी बता दो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा पूरा। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हवर क्या होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सा डिव बनाया है। मैं जैसे इस पे गया, ATOS का पेज दिख रहा है, ये नॉर्मल सी एक डिव है आपकी, ये वाली जो डिव दिख रही है आपकी स्पार्क वाली, ये एक नॉर्मल सी सिंपल सी डिव है। मैं जाता हूँ, मेरा माउस जब इस डिव के रीजन में आता है जो मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है इस डिव के लिए, उसमें आता है तो ये आप देख रहे हो अचानक से साइज़ बड़ा हो गया, पीछे ब्लैक कलर की शैडो आ गई, ड्रॉप शैडो।
यस सर। वो आती है हवर की वजह से। हवर क्या करता है बताता है, हवर सीएसएस में ये चेक करता है कि माउस इस लोकेशन पे है, अगर इस लोकेशन पे है तो ये वाले सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज़ करो। जाता हूँ यहाँ पे हवर क्या क्या हेलो यस आई सेड ओके सर। ओके ओके। तो हम लोग गए सीएसएस में हवर डाला, हवर पे मैंने डाल दी एनिमेशन ये। तो अपने पास डिव है, यहाँ डिव पे अभी हम लोगों ने कलर यहाँ पे डाला नहीं है, इसीलिए बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर और इसको हम लोग रेड डाल देते हैं भैया। और ये पड़ी है, मैं जैसे इस पर हवर करता हूँ एनिमेशन स्टार्ट हो गई, मैं जैसे ही हटा लूँ एनिमेशन बंद हो जाएगी। समझ लो? ओके सर। यस सर। तो एनिमेशन ओवरऑल यही होता है कि आप कितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो, उसको कितना ज़्यादा लाइवली पेज बना सकते हो। क्योंकि HTML का अगर आप सिंपल पेज बनाते बिना उसके, तो एक सिंपल सा पेज होता था जो पोस्टर जैसा दिखता, देखने में बहुत अच्छा होता। पर आप जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको कोई फील नहीं दे रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब हवर स्टार्ट हो गया तो फिर मैं आप लोगों को हवर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा देता हूँ। ये एनिमेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि वो बड़ा हो रहा था, दिखाए थे ATOSS के पेज पे, ये वाले जो कार्ड्स थे जो बड़े हो रहे थे। मैं भी आपको बताऊँगा ये कैसे करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हवर के अंदर, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर होता है स्केल। में हम लोग डिफाइन करते हैं स्केल। आप जैसे समझ सकते हो किसी स्केल साइज में अगर आपका एक मैन है, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग एक एलिफेंट को कंपेयर करते हैं तो 2.5 साइज का होता है, 2.5x 2.5 स्केल में होता है ना? समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी स्केल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर डाल दिया 5, ओके मैंने गलती से CSS सारी डिलीट कर दी। मैं गया हवर पे और मैं डाल देता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म स्केल, और इसको मैं दे देता हूँ 1.2, और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर एलएस ब्लू। आप लोगों को पता है ना कैसा होता है? दिख नहीं रहा होगा, अच्छा बहुत लाइट है। ठीक है, जो वाला ब्लू लेते हैं, पेस्ट ब्लू कलर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मैं गया और मैं इस पे गया, देखा आपने अचानक से साइज बड़ा हो गया। यस सर। तो हम लोग ये कर सकते हैं एनिमेशन के साथ, जो मैंने अभी हवर में स्केल दिखाया। अब इसमें आप और भी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे इस पर मैंने डाल दिया ट्रांजिशन। जो मैंने अभी आपको एनिमेशन ड्यूरेशन बताया था ना पूरा, वही उसी का सेम होता है ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन बताता है कि ये हवर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो कितनी देर तक लगेगी, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये बेस स्टेट है, जो आपका बेस स्टेट कलर है, उससे ये हवर वाले स्टेट में आने में कितना टाइम लगेगा, वो आप मिली सेकेंड या सेकेंड्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 सेकेंड्स आता हूँ तो 2000 मिली सेकेंड डाल दूँगा। जैसे ही जाता हूँ तो ये देखो 2 सेकेंड में बड़ा होगा, देख रहे हो आप? पर दो ओवरऑल आपके UI के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब आप आगे अगर UI UX पढ़ते हो तो आप रियलाइज़ करोगे 2 सेकंड्स के लिए अगर एक यूज़र वेट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये 0.7 सेकंड्स है, 0.7 वो 7 सेकंड 0.7 सेकंड्स में ये पूरा आपका साइज़ ले लेगा स्क्रीन का, जितना भी 1.2 डाला है। 1.2 काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो स्केल से आप काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। चाहते हो कार्ड बड़ा हो जाए, या फिर आपका हवर पे प्रोफाइल आइकन बड़ा हो जाए, या फिर आपका जो मास्क ग्रुप बना है वो बड़ा हो जाए, तो आप ये सब डिफाइन कर सकते हो आराम से। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट मतलब स्केल में, या फिर कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक? सर वो एनिमेशन के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? एनिमेशन में समझा नहीं, क्या डाउट? जैसे कि जो भी आपने एनिमेशन बनाया है वो बॉक्स में, तो फिर उसमें टेक्स्ट DIV के अंदर ही लिखना है? हाँ मतलब डिव यही करता है। डिव जैसे मैंने अभी डिव बनाया है और उसको विड्थ दे दिया है, वहीं पे अगर मैं एक नॉर्मल P टैग बनाता और उसमें एनिमेशन दे देता, तो वो ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी ना, उसकी विड्थ या हाइट या फिर कलर, वो उस पर लग जाता जो आपका P टैग था, और फिर वो उस पर एनिमेट हो जाता। जैसे अभी मैं डिव के अंदर इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, देख रहे हो आप? हाँ सर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एनिमेशन होता है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने इसमें ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसलेट किसी को पता है क्या होता है इंग्लिश में? लैंग्वेज वाला इंग्लिश नहीं, मतलब यूज़ जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने 11th 12th पढ़ी होगी तो ट्रांसलेट काफ़ी बार यूज़ किया होगा। सब मूव करना एक जगह से दूसरी जगह।
एग्जैक्टली तो ट्रांसलेट क्या करता है कि हम लोग किसी की पोजीशन अनाउंस कर देते हैं, कैसे कहीं पे जाना चाहिए। तो ट्रांसलेट में मैंने डाल दिया पोजीशन इसका 200 पिक्सल्स। वर्क तो नहीं करना चाहिए, देखते हैं। लेफ्ट वर्क नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसलेट आप किसी भी डिप के अंदर, मैं इसको एक बड़े डिप के अंदर डालूंगा, फिर इसकी पोजीशन डिफाइन करूंगा कि ये कहाँ पे कहाँ जाएगा, कितने से कितना मूव करेगा, तब हम लोग उसको ट्रांसलेट देते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे एनिमेशन होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म के अंदर एक होता है कि ये मैंने बहुत यूज़ किया है। मतलब जब मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाया था, बहुत ही घटिया पोर्टफोलियो था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मैं गया और मैंने डाल दी 200 डिग्री। तो हुआ क्या, 700 मिली सेकेंड के ट्रांजिशन के साथ मेरा जो ये डब्बा है ये रोटेट करना चाहिए। एक सेकेंड, पता नहीं अभी इसको वर्क करना चाहिए। ट्रांसलेट क्या करता है, इसको रोटेट कर देता है, मतलब ट्रांसलेट आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देगा। इसकी की जगह अगर हम लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है, पेज रिलोड हो गया है। मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में 200 डिग्री मूव करा दिया। एक्स जो आपके नॉर्मल एक्स होते हैं, एक्स वाई और जेड आपकी स्क्रीन के बाहर। जेड वाला अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 3D एनिमेशन थोड़े से ज़्यादा टफ हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में, और उसके लिए आपको 2D पे थोड़ा सा अच्छा ग्रास्प होना चाहिए। मैं यहीं पे अगर इसको वाई कर दूँगा, इसमें तीनों डायरेक्शंस होते हैं, ये देखो वाई में आज रोटेट हो गया। तो आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें आराम से बना सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ये हो गए आपके एनिमेशंस। एनिमेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगे थे, लेकिन जब आप यूज़ करने लगते हो तो साइट्स आपके बहुत ज़्यादा लाइवली और बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। और कोई भी अगर आपका साइट देखता है तो वो पक्का बोलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बहुत मेहनत लगी। तो एनिमेशंस खत्म हो गए, इसके बाद हम पढ़ेंगे CSS फॉर्म्स। CSS फॉर्म्स मतलब कितने को पता है क्या हो चुका है CSS फॉर्म्स में? एक्सक्यूज मी सर। यस सर हम लोग को अगर धीरे रोटेट कराना है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ट्रांजिशन धीरे रोटेट कराना चाहिए। जो ट्रांजिशन वाला था ना, जो मैंने 700 मिली सेकेंड, मैं दिखाई देता हूँ, कंट्रोल जी। यहाँ पे जो 700 मिली सेकेंड चला है, इसको मैं देखो उतना स्लो हो जाएगा, देख रहे ओके हैं? सर। तो यस सर। ट्रांजिशन वही होता है जो आपका एनिमेशन में ड्यूरेशन होता है, पर ये बिफोर टू आफ्टर वाली प्रॉपर्टी में लगता है। मतलब इस वाली जो पेरेंट है, जिससे हम लोगों ने हवर लगाया है, उसके बाद जिस पे लग रहा है उस पे चेंजेस आने में कितना टाइम लगेगा? अभी 5 सेकेंड। ओके, और कोई डाउट? मतलब छोटा सा भी डाउट हो आगे पीछे, एनिमेशन से होना ज़रूरी नहीं है, पूरे क्लास में या इससे पहले कोई भी कुछ भी हो तो पूछ लो। हेलो, ठीक है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हम यहाँ पे बनाएंगे CSS फॉर्म्स। CSS फॉर्म्स मतलब जब हम लोग एक्चुअल साइट्स बनाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक फंक्शनल साइट का, वो होते हैं फॉर्म्स। वो पूरे फॉर्म्स हम लोगों को बताते हैं कैसे हम लोगों को यूज़ करना है, कैसे पूरा कंटेंट पास होगा और कैसे दिखना चाहिए। मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ हेडिंग्स। हेलो, यस सर। ओके, तो फिर S2 सिंपल से टैग्स होते हैं, S2 हेडिंग टैग्स होते हैं, जो अलग अलग साइज़ दिखाते हैं, विद स्मॉलेस्ट बीइंग द हाईएस्ट इन प्रायोरिटी ऑर्डर। और जैसे आप H1 देखोगे, H1 48 पिक्सल्स का होता है। 48 पिक्सल्स अप्रॉक्सीमेटली जितना भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये स्क्रीन के रिलेटिव होता है। अभी मैं यहाँ पे S6 डाल दूँगा, वो सबसे छोटा होगा। तो S2 होती है आपकी हेडिंग्स दिखाने के लिए विद प्रायोरिटी ऑर्डर। अब मैं CSS में इधर जाता हूँ, CSS फॉर्म बनाता हूँ, एक मैं फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म बनाया, फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग में आप दो चीज़ें पास कर सकते हो, एक होता है लेबल और एक होता है इनपुट। तो पहले मैं लेबल पास करता हूँ।
लेबल क्या होता है, किसी भी टैग के लिए कोई नाम होता है जो आपको बताता है उसमें क्या भरना है, तो आप उसमें वो सारी डेटा पास कर सकते हो। जैसे फॉर एफ नेम, ये एफ नेम का सिर्फ रैंडम नेम है, फर्स्ट नेम, और इसमें आप बाकी चीज़ें पास कर दी। और इसमें की होल्डर वैल्यू मैंने दे दी। की होल्डर या प्लेस होल्डर वैल्यूज होती हैं जो डिफ़ॉल्ट फील्ड आती है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ गया एफ नेम और इसमें मैंने पास कर दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मैं जाता हूँ, एक और टैग बनाता हूँ, इनपुट टैग होता है जिसके अंदर आप एक्चुअल डेटा पास कर सको। ये इनपुट टैग आपकी डेटा अंदर पास करता है। कोई भी आपने इनपुट लिया है, यूज़र से लिया या कहीं भी लिया, वो आप आगे पास करते हो। टेक्स्ट पे गए और बाकी तो जाने दे सकते हैं, लोगों को टेक्स्ट चाहिए। किसी को पता है बाकी और क्या क्या टाइप्स होते हैं हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं फॉर्म्स में? हेलो सर पासवर्ड, रेडियो, रेंज, मीटर, चेकबॉक्स। ग्रेट। तो ये सारे टाइप्स होते हैं, ये हम लोगों को मतलब सी एस एस बना के देते हैं। वैसे अगर आप खुद बनाने बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है, खासकर रेडियो में तो जितना मैंने ट्राई किया था बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सिंपल होता है। मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया है और मैं यहाँ पे पास करूँगा कि मेरे को इसके अंदर कोई वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक कीवर्ड वैल्यू दे देते हैं हम लोग उसको। तो पीटर, ठीक है, पीटर ठीक है, हमारा टैग हो गया। अब इसके अंदर हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अगर हम लोग पेज देखेंगे तो एक टैग आ गया है जिसमें हम लोग ये वैल्यूज डाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे पहले स्पीकर पड़ी थी, अब इसमें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जहाँ ये सिंपल से टैग्स होते हैं। अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं यूज़ करने में, और अगर हर कोई यही सेम यूज़ करेगा तो साइट्स अच्छी नहीं लगेगी। तो हम लोग इनको अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लेबल डाला। आज ही हम लोगों ने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स पढ़े थे। मैं गया लेबल पे, जितने भी लेबल टैग्स हैं, लेबल टैग्स के अंदर जितने भी टैग्स हैं जिनके साथ फॉर लगा हुआ है, उसके अंदर हो जाए 100 पिक्सल नेम हो गया। या फिर अब मैं इससे हटा देता हूँ, तो ये आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हो गया। मैं चाहता हूँ लेबल में कुछ, अभी मैं लेबल के अंदर जितने भी हमारे चाइल्ड हैं इनपुट टैग करके, उनके अंदर जितना भी हम लोग वैल्यू पास करें वो उसका, या फिर लेबल जो बॉक्स है उसमें बॉर्डर नन हो जाए। तो इसको रीलोड करते हैं, बॉर्डर नन नहीं हुई कि हम लोग उसको कुछ कलर दे देते हैं। लेबल के, अच्छा ठीक है, डॉट लेबल के, लेबल इनपुट। हाँ नहीं, हाँ लेबल के अंदर नहीं आएगा ये, एक्चुअल में फॉर्म के अंदर, क्योंकि लेबल तो उसके एडजेसेंट सिबलिंग वाले हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें पास कर दिया और अब मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। तो ये सिंपल से कस्टमाइजेशन होते हैं जो आप नॉर्मल डिप पे कस्टमाइजेशन लगाते हो, वो इस पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी डाउट, मतलब कुछ समझना है या फिर कोई भी रैंडम डाउट कुछ भी? नो सर। तो अब CSS का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि होगा इमेज प्रॉपर्टीज़, मतलब रैंडम प्रॉपर्टीज़ जो अभी आप लोगों ने इमेज में पढ़ी है। तो इमेज जाते हैं, इमेज में गया SRC। SRC क्या होता है, किसी को पता है? सोर्स। सोर्स। सोर्स क्या मतलब, सोर्स में सोर्स होता क्या है? So the URL from where एट्रीब्यूट। the इमेज source का लिंक, कहाँ इमेज से का हम लोगों लिंक। को इमेज मिलेगी, एड्रेस ऑफ द इमेज। हाँ एग्जैक्टली, इमेज सोर्स इंपोर्टर। ये बताता है कि ब्राउज़र को कहाँ से इमेज लानी है। बाकी जिन लोगों ने आंसर किया सब लोगों ने सही किया एकदम। तो मेरे को जैसे, मेरे को भी यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो ये इमेज आ गई। मैं यहाँ पे गया CSS फॉर्म से भी पढ़ा हुआ है। तो CSS फॉर्म से उन्होंने पास कर दिया। यहाँ पे एक इमेज पास हो गई। हमारे पास इमेज में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें यूज़ नहीं करनी है या फिर हम लोगों को चेंज करना है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस इमेज को लेते हैं, हर जगह जाके एडिट करते हैं और फिर उसको दोबारा इंपोर्ट करते हैं। पर हमारी CSS की लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा वास्ट है कि हम लोगों को उसमें बहुत सारी वो सब मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक इमेज टैग गया और मैंने इसमें दे दिया कि मेरे पे एक फ़िल्टर लगा। हेलो,
हेलो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। और फ़िल्टर क्या होते हैं, इमेज के स्पेशल टैग्स होते हैं जो मतलब इमेज पे नहीं, आप लगा तो हर किसी चीज़ पे सकते हो, पर प्रेफर करना इमेज पे लगाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब रिजल्ट्स आते हैं अगर आप कहीं भी लगा दो। अब मैं इस पर जैसे ब्लर लगा दिया 1000 पिक्सल्स, और ओके इमेज 1000 पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज का सीन क्या हो रखा है। अभी आपको इमेज नहीं दिख रही है, और आप लोगों ने स्पार्की अगर साइट देखी हो, ये वाली साइट है, यहाँ पे हम लोगों ने जो ये यूज़ किया हुआ है एक्चुअल इमेज के ऊपर बहुत हैवी ब्लर है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लर। तो ये ब्लर्स यूज़ कर रखे हैं, यहाँ पे यूज़ होते हैं हर जगह पर, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। और सारे फिल्टर्स हैं, जैसे ब्लर की जगह आप चाहो तो इसको कलर चेंज करना चाहो, जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ होती है ना, मोनोटोन, हम लोग वो कर सकते हैं। पिक्सल से ही काम करते हैं, लेकिन उसमें हमें परसेंटेज डिफाइन करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज पे जाएगा। कलर्स जितने भी कलर्स हैं सब पास हो जाएंगे। और आप चाहो तो इसमें नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव इमेजेस, जैसे 90s में जब कैमरास नहीं होते थे अच्छे वाले, तो फिल्म्स के ऊपर इमेजेस डेवलप होती थी जो बिल्कुल उल्टे कलर्स होते थे, तो मैंने इन्वर्ट कर दिया उसको, 100% पे सेट कर दिया और इमेज इन्वर्ट हो गई। अभी आपको इसको इन्वर्ट करने के लिए अगर आप CSS की प्रॉपर्टी नहीं जान रहे होते तो आप फोटोशॉप पे जाते, आधे घंटे बैठते, इसको इन्वर्ट करते और फिर वापस आते। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप CSS पे बैठो, जितनी सारी प्रॉपर्टीज सब यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ओपेसिटी इसकी कम कर दूँ, ओपेसिटी मतलब कितना क्लियर आ रहा है, और ये 50% ओके, 500% ज़्यादा हो गया। ओपेसिटी में पीछे का बैकग्राउंड वाइट है, उससे 50% डेटा पास हो रहा है। ये सिंपल इमेज प्रॉपर्टीज है। और साथ में मैं इमेज को बॉर्डर भी दे सकता हूँ, मर्जी है, बॉर्डर 2 पिक्सल डॉटेड, और कलर इसका रेड। इमेज टैग बन नहीं है, देखो अगर आप, मैं इसको यहाँ पे जूम इन करूँगा तो बॉर्डर दिखेगी, दिख रही है? तो ये सारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आप इनको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लली ये लास्ट लेक्चर था CSS का। मेरे किसी को कोई भी डाउट हो लास्ट 3 सेशंस में, या फिर खुद कुछ पढ़ा हो घर पे और समझ नहीं आ रहा तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद अभी काउट क्विज होने वाला है जिसमें हम लोग इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, और विनिंग प्राइजेस में एक T-शर्ट होगी, एक बैच होगा। सर वो इमेज टैग खुला होने के बाद भी काम कर रहा था सर? क्योंकि HTML एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप लैंग्वेजेस क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग तरीके से विजुलाइज करने के लिए होती हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कोई गलती भी करूँगा, मैं जैसे मैं यहाँ पे अगर इमेज की जगह कोई टैग का अगर मैं नाम इसका इमैग कर देता हूँ, इमैग नाम से कोई टैग नहीं होता, ये मेरे को एरर थ्रो नहीं करेगा, किसी भी टाइप की एरर थ्रो नहीं करेगा, देख रहे हो? क्योंकि मार्कअप बट लैंग्वेजेस होती सर है एरर थ्रो नहीं करना, बट सर उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है जो बोला वो तो काम नहीं करना चाहिए ना? नहीं, इसी बताता हूँ। मैंने बताया था ना, ऊपर से डेवलप होती है साइट, यहाँ से मतलब यहाँ से रीड करना स्टार्ट करती है, वो यहाँ तक रीड करती है, उसको जो डेटा चाहिए मिल गया, यस सर। उसको लग रहा है मैं अभी भी इसमें डेटा पास करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ से हटा दूँगा, देखो मेरे को ये है कि ये खत्म नहीं हुआ है, और मैं अगर इसके अंदर और भी कुछ पास करता हूँ तो गलत हो जाएगा। S2 डाला है, वो नहीं पास होगा, देख रहे हो? वो उसी के अंदर अजीब तरीके से पास हो गया, S2 नहीं बना, वो P बन गया है, देख रहे ओके हो? सर। ये प्रॉपर्टीज मतलब बस होती है। बट जो लास्ट टैग जो यूज करेंगे हम साइट में वो तो हमेशा ओपन रख ही सकते हैं क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं कर रहे। हाँ, रख सकते हैं, पर वही अगर आप किसी को अपना कोड दिखाओगे, आप कोड कोई भी लिखते हो तो आपका कोई कोड दिखेगा तो फिर वो अज्यूम करेगा आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, यस। ठीक है? तो ये अपना इमेज टैग्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गई है। किसी को किसी भी टाइप का रैंडम, कितना भी रैंडम डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं, अब जितना भी। सर सर लेबल नहीं समझ ठीक है, लेबल समझ गया है, ओके। और सर ये सर यूज क्यों कर रहे हैं वो समझ क्या? सर लेबल यूज क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, लेबल देखो मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने कभी किसी चीज़ के लिए रजिस्टर किया है? यस सर। जैसे मैं जाता हूँ gmail.com पे, ये लेबल दिख रही है, ये लेबल होती है तुम्हारे यूज़र को बताने के लिए एक्चुअल में लेबल करना क्या है उसमें, जो ये इनपुट टैग है उसमें जाएगा क्या, और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब अभी तो हम लोग इतना कोई वास्ट यूसेज नहीं सिखा सकते तुम लोगों को कि तुम लेबल को एक्चुअल में यूज़ कर पाओ, जैसे ये एनिमेट हो रहा है, पर जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लगते हैं ना, तो ये तुम एनिमेशन कर पाते हो, जो प्लेस होल्डर है वो लेबल बन जाता है, तो वो पूरा एनिमेशन वगैरह जो सब पूरा पार्ट होता है
उसके लिए हम लोग लेबल्स यूज़ करते हैं। अब तुम पी टैग को ये सब नहीं करा सकते क्योंकि पी टैग तुम्हारे इनपुट के साथ बैठेगा नहीं, और वहाँ पे अगर वो सेट नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम देगा तुम्हारे को एनिमेट करने में इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये ईमेल ऊपर चला जाए। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और लेबल मतलब लेबल टैग्स का सिंपल सा सिंटैक्स होता है। उसके एट्रीब्यूट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर तुम एक बार पढ़ लोगे जावास्क्रिप्ट तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तो मैं ट्राई करूँगा अगर चांस मिलता है तो बता दूँगा, नहीं तो जब कॉलेज पहुँचोगे तो मैं तब समझा दूँगा। ओके सर। ठीक है, और किसका डाउट? सर टेक्स्ट सर ओवरफ्लो बता दो। टेक्स्ट ओवरफ्लो, यस सर। अच्छा ठीक है, टेक्स्ट ओवरफ्लो दिखाता हूँ। तो ये दिख रहा है साइड में, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं। हेलो। यस सर। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या होता है, तुम्हारे पास अगर साइट अच्छी दिखानी है, मतलब मेरे को तो ये लगता है यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर साइट अच्छी दिखानी है तो एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए, एक फिक्स्ड फ्लो होना चाहिए जो दिखे उसमें हर बार। तो अभी तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसमें जहाँ तक मेरे को पता है आईडीथॉन में 5 लाइन का कंटेंट था, और देवलोक में तो बहुत ही बड़ा कंटेंट था। मतलब यहाँ पे अगर मैं कार्ड बनाता तो नीचे तक आ जाता, नीचे तक निकल रहा होता। ओके, यस सर। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो। अब टेक्स्ट ओवरफ्लो का सिंटेक्स काफ़ी सिंपल होता है, मतलब मेरे को तो टाइम नहीं लगा। मैं देखता हूँ इसका टेक्स्ट ओवरफ्लो CSS। स्क्रीन हैंग हो रही है ना? सॉरी, मेरे में वो लोरेम इप्सन वाला जनरेटर नहीं चल रहा है, तो मैं नॉर्मल पी टैग में टाइप करना पड़ेगा, तो वेट करना। यहाँ पे जाता हूँ, मैंने एक पी टैग यूज़ किया, एक लौता पी टैग है। तो वैसे याद रखना तुम लोग जब भी कोई नया CSS बनाते हो, मतलब नई CSS क्लास बनाते हो, तो डॉट लगाओ। कोई आईडी यूज़ करते हो तो हैशटैग लगाओ, और कोई इनबिल्ट जैसे पी हुआ ST हुआ कोई भी टैग यूज़ करते हो HTML का, तो खाली छोड़ दो। आगे जैसे फ्रेमवर्क से मूव ऑन करोगे तो वो एरर्स थ्रो करने लगेगा, बताएगा कि ऐसे चलेगा नहीं या ये वाला प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे गया और मैंने इसको दे दिया कंट्रोल्स, ये इसमें गया टेक्स्ट ओवरफ्लो हेडिंग, क्लिक कर दो। पहला सबसे होता है हिडन, ये हिडन नहीं होगा, इसमें होगा क्लिप, कि आपने क्लिप लगा दिया और कर दी क्लिक। अब मैं साइड पे जाता हूँ, इसको मैं वेट ले लेता हूँ। तो क्लिक कर भी नहीं रहा है, इसको क्लिक करना चाहिए। ओके, लेकिन शायद मैंने कनेक्ट नहीं किया है, पास्ट नहीं होगी वैल्यू। हाइट हाइट हाइट, अभी आप देखोगे जैसे इसमें जितना डेटा है इसके नीचे और भी डेटा है। मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तो मैं और डेटा पे जा सकता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पी टैग पे जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ये है, यहाँ पे बहुत डेटा है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका ओवरफ्लो ऑफ कर दिया है, और इसके और सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे हम लोग इसको क्लिप कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने पे जाना चाहिए, कितने पे नहीं। थ्री था, ये हो जा रहा है मेरे हिसाब से। साइज बढ़ा देता हूँ फॉन्ट का। हाँ ये देखो, ये जो आपको क्लिप वाला दिख रहा है टेक्स्ट ओवरफ्लो, ये उस डिप के अंदर जा रहा है कंटेंट, पर बाहर छोड़ के जा रहा है क्या? नो सर। ये होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो, कि आपका जो भी पूरा डेटा है वो कहीं बाहर ना जाए, उसको छोड़ के ना जाए। ओके सर। ओके, और किसी को? Sir, how can we access the data which goes to backend?
जो मैंने अभी आईडीज दिखाए थे ना आपको, एट्रीब्यूट्स दिखाए थे अलग अलग। आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उन सबसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग पास कर सकते हैं। जो नेम हुआ, आईडी हुआ, यूजुअली हम लोग जब डॉम पढ़ेंगे, मैं आपको डॉम पढ़ाऊंगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन करके, ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आईडी के नाम से, जिस टाइप को जो आईडी मिली होती है वो यूनिक होती है, और उस आईडी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, यूजुअली एक रखना होता है, क्या क्या खराब हो जाता है, उससे जितना भी डेटा आ रहा है हम उसको बुला सकते हैं। जो इनपुट मेथड होता है उसमें हम लोग गेट या फिर पोस्ट मेथड डाल सकते हैं, जो डेटा आपका लाता है और दे सकता है। पर प्रॉब्लली उसके लिए आपको एपीआईज पढ़नी पड़ेगी, एपीआईज के लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो नॉर्मल HTML या CSS से नहीं हो सकता वो? नहीं, डेटा मंगाने के लिए आपको एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मल HTML CSS से आपको जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपको बताता है कहाँ से डेटा लाना है और कहाँ पे लाना है। सर फ्लेक्सबॉक्स ज़्यादा बढ़िया रहता है या फिर ग्रिड और मीडिया टैग्स वगैरह? डिपेंड करता है यूज़ केस पे। जैसे हम लोगों ने जो 2 साइट्स बनाई थी, इसका जो पुराना वाला वर्जन था उसमें हम लोगों ने ग्रिड यूज़ किया था, क्योंकि हमें पता था हमारे को सिर्फ 4 यूज़ करने हैं और नए नहीं आएंगे। इस वाले में हम लोगों ने फ्लेक्सबॉक्स यूज़ कर रखा है, क्योंकि जैसे आप ये वाला कार्ड यूज़ देखोगे, इसमें कार्ड्स आते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये कार्ड्स आते रहेंगे, इसलिए हम लोग इसमें फ्लेक्सबॉक्स डाल दिया है, और डेटा ऐड होती चली जाएगी। वहीं पे अगर मैं ग्रिड चाहता तो मैं ग्रिड भी ऐड कर सकता था। यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा। तो सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, लाइक कौन सी क्या चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? एंड ठीक सर है, मीडिया टैग्स को रिप्लेस कर सकते हैं ना हम लोग फ्लेक्सबॉक्स से? मतलब लाइक हम लोग मीडिया टैग ना लगाएं, सिंपल फ्लेक्सबॉक्स डाल दें एंड उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे सेट करें ताकि वो रिस्पॉन्सिव भी हो सके। रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं ना हम लोग फ्लेक्सबॉक्स से ही? हाँ, हाँ, मीडिया टैग से आप अगर हाइट परसेंटेज में देते हो ना, हाइट या विड्थ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेट हो जाता है। इसमें अगर मैं इमेज टैग करता हूँ, इस टाइप पे आ जाता है कलर, और मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, डिलीट कर देता है। हाइट में मैंने 30-70% दिया है, इसको डिलीट कर देता है। इसको मैं, देखो मैं छोटा कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, देख रही है? मतलब मैं यस अगर सर। ये 70 पिक्सल्स है, इसका इसको ऑल्टर कर देते हैं। अभी हमेशा साइज छोटा होता रहेगा उसका पैरल। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि लाइक जैसे हम लोग मीडिया टैग यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट को। अच्छा, मीडिया क्वेरी टैग्स, ठीक है। यस सर, जी मीडिया सर। क्वेरी टैग्स, तो सर ओके। उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग फ्लेक्सबॉक्स से, कि हम लोग सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स डालें, मीडिया टैग ना डालें? मेन यूसेज फ्लेक्सबॉक्स का यही होता है कि आपको हर मीडिया क्वेरी के लिए ना बनाना पड़े, पर कुछ सीन ये होता है कि फ्लेक्सबॉक्स हमेशा आप डायरेक्शन डिफाइन करते हो कि इस डायरेक्शन में ऐसा चले, इस डायरेक्शन में ऐसे चले। लैपटॉप में आपका अगर साइट ऐसे चल रही है, लैपटॉप में जैसे इस वाले पेज में अगर ये कार्ड्स ऐसे चल रहे हैं, जो भी यस कार्ड्स हो इस डायरेक्शन में, पर फ़ोन पे ये सारे कार्ड सीधे आए, तो यस आप सर। डिफाइन कर सकते हो। पर कर सकते हैं, मतलब इतना थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बहुत ईजी होता है। इससे सर मीडिया टैग से और फ्लेक्सबॉक्स से? फ्लेक्सबॉक्स से, मीडिया टैग से तो बहुत आराम से हो जाएगा, पर फ्लेक्सबॉक्स से आप डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मैं इस वाले कार्ड में क्या यूज़ किया हम लोगों ने एक फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे दी है। आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे दी है और फ्लेक्स ट्रैप दे दिया है, तो जैसे ही 4 कॉलम्स बढ़ते हैं ना इन कार्ड्स के, यस सर। वो नीचे चला जाता है। और मैं इसको यस जैसे रिस्पॉन्सिव देखना चाहता हूँ ना, देखो एक सेकंड, इसको देखो 3 कार्ड्स आ गए, 4 कार्ड्स आ गए, और मैं यस छोटा करते चला जाता हूँ, वो उस हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। यस, यही पूछना सर, इसमें मीडिया टैग लगाया था या फिर ये फ्लेक्सबॉक्स है पूरा? ये फ्लेक्स बॉक्स है पूरा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? कि अब हमारे टेस्ट का टाइम होने वाला है जल्दी। नो सर। ठीक है, तो फिर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अभी हम लोग